समझो बात को, डिफोरेस्टाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? जैसे तुम्हारा झारखंड का एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, उड़ीसा माउंटेन है, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है तो वेदरिंग प्रोसेस एक होगा, ठीक है। यहाँ से मिट्टी के कुछ ना कुछ पार्टिकल क्या होंगे, ये पहाड़ है और ये तुम्हारा पानी आया। अब ये पानी आ गया, पूरे में पानी भरा हुआ है। अब एक टाइम बाद पानी क्या करेगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके जब पानी क्या होगा, सूखने लगेगा। तो ये जो चीज बनती है, अपनी भाषा में लिखो कॉपी पे, क्या लिखना है? भांगर मिट्टी वो मिट्टी है जो भंगाड़ वाली है। और भंगार वाली कौन सी मिट्टी होगी? कबाड़ी वाली। क्लियर क्लियर। अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी समझ से लिखो, तुमको याद करना है, तुमको याद रखना है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक बार चैप्टर को अगर ढंग से समझ लिया ना, तो बस उसी का 2 3 4 5 6 जितने बार रिवीजन करोगे वो पैक हो जाएगा भाई, ब्रेन में पैक हो जाएगा, तुम्हें चीजें याद रहेंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनएक्स एकेडमी क्लासेस। और आज हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लेकर के आ गए जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि रिसोर्स क्या है, डेवलपमेंट क्या है, सोल प्रोफाइल क्या है, सोइल क्या है, ये सारी चीजें। सेकेंडरी चीज, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, एमसीक्यू। इस एक सिंगल वीडियो में आप उन सभी चीजों की प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, अच्छे से कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे विद हेल्प ऑफ एनिमेशन। बहुत जो थोड़े से टिपिकल कंसेप्ट आएंगे वहां पे एनिमेशन का प्रयोग किया गया बहुत अच्छे से समझाने के लिए, तो वो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट फटाफट कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, शॉर्ट नोट बनाना मत भूलना। मैं ये चाहता हूं कि आप इस पूरे चैप्टर को केवल एक सिंगल पेज में, मतलब एक A4 शीट लेनी है और उसी में आगे पीछे पूरा ये चैप्टर नोट हो जाना चाहिए। बहुत छोटे 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 पॉइंट लिखने हैं। पिक्चर आपको सारी की सारी इसमें देखने को मिलेंगी जिससे आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओ, समझ पाओ, देन इसके बाद उसको याद कर लो। प्रॉब्लम क्या होती है एसएसटी में, जो मुझे समझ में आ गई है कि जैसे बच्चे कहते हैं एसएसटी बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रही, कैसे इसमें नंबर लाएंगे। बड़ा सिंपल सा मेथड है, एक बार वीडियो देखने का, उसकी शॉर्ट नोट बनानी ही बनानी, 110% शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको कोशिश करो एक दिन में 2 बार, और फिर जैसे टाइम जैसे जैसे बीतता जाए उसको आप ओवरकम करते रहो। मतलब उसका रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन चाहिए। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतने अच्छे से वो चैप्टर आपको तैयार हो पाएगा। बाकी लैंग्वेज तो अपने हिसाब से लिख ही लेंगे, एक दो चीजें कंसेप्चुअल वर्ड वो उठाने होते हैं, वो याद रखने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और समझते हैं सबसे पहले कि रिसोर्स होते क्या है। जैसे सन, जैसे सन हमारा रिसोर्स है, फॉरेस्ट हमारा रिसोर्स है, रॉक्स हमारी रिसोर्स है, मिनरल्स हमारी रिसोर्स है, सोयल रिसोर्स है, एयर रिसोर्स है, ऑयल रिसोर्स है और वाटर। ये सारी की सारी चीजें जो आपको पिक्चर में दिख पा रही हैं, ये सभी के सभी रिसोर्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब रिसोर्स तो समझ लिया, बट एक बात और समझनी है, ये रिसोर्स कंप्लीट नहीं हुए भी। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्स जो हैं, अगर हम इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लगा पाएं और इनका यूज कर पाएं तो वो रिसोर्स की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि टेक्निकली एक्सेसिबल होने चाहिए। सेकेंडरी चीज, वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी होने चाहिए, यानी कि ऐसे रिसोर्स जिनमें कम लागत आए, जिनमें पैसा कम लगे। जैसे सपोज दैट, मान लो कि कहीं पे जमीन में सोना गड़ा हुआ है, बहुत नीचे है, अब उसमें ड्रिलिंग में इतनी कॉस्ट आ जा रही है कि उतने सोने की कॉस्ट नहीं बैठ पा रही, तो वहां ड्रिलिंग नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा मंदिर है, उसके नीचे कोई चीज है, अब वहां से आप तोड़वाना चाह रहे हो तो क्या लोग तोड़ने भी देंगे? तो वो भी चीजें तो कल्चर, उसको कल्चर एक्सेप्ट करे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर रिसोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे सनलाइट एक रिसोर्स है, विंड एनर्जी की सोर्स है। तो जैसे मैं सन को मान रहा हूं, तो जैसे ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो सन से जो एनर्जी मिलती है उसको सोलर पैनल एक्सेप्ट करके आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इट मींस टेक्निकली मैं कर सका उस रिसोर्स का यूज। सेकेंडरी चीज, इकोनॉमिकली फीजिबल है, बिल्कुल फीजिबल है भाई। इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी पड़ती है, अगर आप सोलर पैनल घर पे लगा लोगे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ जाएगी, इकोनॉमिकली फीजिबल है। सेकेंडरी चीज क्या, कल्चरली एक्सेप्टेबल है वो चीज, सन की रेज। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे स्ट्रीट में लाइट्स लगी हुई हैं, उनके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और सोलर पैनल पे जैसे ही रेज पड़ती है तो ये लाइट इवनिंग में जलने का काम करती हैं, शाम को जलने का काम करती हैं। तो कल्चर ने भी एक्सेप्टेबल कर रखा कि हाँ भाई कल्चर के लिए बहुत बढ़िया चीज है। तो हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। उसको रिसोर्स बोलेंगे। आरी गहरी अथु गहरी नथु तो किसी भी चीज को रिसोर्स नहीं बोल देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये चीज है। तो रिसोर्स हमने बड़े आराम से समझा। अब कुछ छोटी छोटी बातों को और समझते हैं। एनसीईआरटी में आपके एक डायग्राम बनाऊंगा,
इस आप डायग्राम को देख पा रहे होंगे और आप चैप्टर समझ पा रहे होंगे। तो देखो, नेचर है, नेचर में काफी सारे रिसोर्स उपलब्ध हैं। उन रिसोर्स से हम ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं जिनसे उनका हम यूज कर सकें, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिसोर्सेस को हम यूज कर सकें, और यूज अलग अलग चीजों के अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे। तब क्या होगा, इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचर में उपस्थित जितने भी रिसोर्स हैं उनका यूज कर पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन आता है इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इनके बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ऐसी लॉजिकल बात नहीं है। अब बात समझो, देखो, रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे आयरन ओर है, तो आयरन ओर मेरे लिए रिसोर्स है। अब उस रिसोर्स को मैं किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को लगा करके मैं आयरन बना सकता हूं, और आयरन खूब इकोनॉमिकली फीजिबल है, खूब कल्चरली एक्सेप्टेबल है। हर जगह पे भाई आयरन से जन जन कितना काम होता रहता है, तो वो चीज हो गई। हम इंसान, ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स, हम इंसान खुद एक रिसोर्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। बिकॉज वी ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल आर इन्वायरमेंट यूज देम, जो मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनसे हम चीजें बना सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी हम लोगों में है। जैसे ये पेड़ है और इससे बनने वाली रबड़, तो जो ये रबड़ आती है, इस रबड़ से हम काफी चीजें बना सकते हैं। जैसे जैसे आप स्लीपर बना सकते हो, इलास्टिक्स बना सकते हो, टायर ट्यूब बना सकते हो, मैनी मैनी रबड़ की जो भी चीजें बनती हैं वो सब हम लोग बना रहे होते हैं। तो ये भी एक इंटरडिपेंडेंसी का ही पार्ट है। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन जो बनेगा कि वाटर रिसोर्स, तो जो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी वो है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेस, तो उसकी ये हो गई। ये आपको आंसर एक फॉर्मेट में एक जगह आपको लिखा मिल गया, सिंपल लैंग्वेज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई आगे समझते हैं बात को। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, अब हमने रिसोर्स को कुछ क्लासिफाइड कर लिया, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन के बेसिस पे हमने उसको दो टाइप से क्लासिफाई किया, बायोटिक और अबायोटिक। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि बायोटिक क्या होते हैं, कौन से रिसोर्सेज बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे प्लांट्स हो गया, जिनमें मतलब लाइफ होगी, जो रिसोर्स जिनमें लाइफ होगी उनको हम बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे प्लांट हो गया, जैसे फिशेज हो गई, जैसे एनिमल्स हो गए। हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। यानी कि जिनमें जीवन होगा वो सभी के सभी क्या होंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। खत्म, इतना सिंपल है, क्या मत्था पच्ची करना। सिंपल लैंग्वेज, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज दिस 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 दिस। काम खत्म। तो करना क्या है, A4 शीट बनानी है और उस A4 शीट पे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखनी है कि ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, बस बात खत्म। शॉर्ट फॉर्म में बना करके रख लो, उसी का 2 से 4 बार रिवीजन कर लोगे, पूरा का पूरा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन हाँ, गारंटी तभी लूंगा जब वो आप 4 से 5 बार पढ़ोगे। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको चैप्टर याद हो जाएगा 110%। फिर 1-2 महीने बाद उसका रिवीजन कर लेना, फिर 2-3 महीने बाद रिवीजन कर लेना, कम हो जाएगा। तो बायोटिक रिसोर्स समझ लिए। अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, जिनमें लाइफ नहीं होती है, जो बिल्कुल बेजान से लोग हैं। जैसे पत्थर हो गए, मेटल्स हो गए, सॉइल मिट्टी हो गई, पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब के सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये कैसे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इन सभी को हम किस में डाल देंगे, अबायोटिक रिसोर्स में डाल देंगे। अब समझ लेते हैं एक्सॉस्टिबिलिटी के, मतलब जो एग्जॉस्ट, मतलब एग्जॉस्ट कैसे कर सकते हैं उसके बेसिस पे। तो दो टाइप के होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। तो पहले रिन्यूएबल वालों को समझ लेते हैं कि ये किस टाइप से हो रहे होते हैं। देखो, रिन्यूएबल का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मतलब लंबे समय तक चलते रहें, मतलब ऐसे रिसोर्स जो आपको लंबे समय तक चलते हैं ना, जल्दी खत्म ना हो, उन रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। प्लस इनका रिन्यू भी किया जा सकता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे कहीं भी आप इस बात को लिखना रिन्यूएबल रिसोर्सेस, वहां लिख लेना ये लंबे समय तक चलेंगे, बस। भले चाहे हिंदी में लिख लो यार, समझना तुम्हें, हमें थोड़ी समझना है। बाद में रिवीजन करोगे, तुम करोगे, हम थोड़ी रिवीजन करेंगे। तुम्हें अपने लिए रिवीजन करना है तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, बात खत्म। उर्दू में लिखो, फारसी में लिखो, नागरी में लिखो, ये शैली में लिखो, वो शैली में लिखो, किसी भाषा में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझो। जैसे सोलर एनर्जी, सिंपल सी बात है, सन जने कब से, सदियों मोहनजोदाड़ो सभ्यता से जने कहां से चलता चला आ रहा है। सूरज वही सूरज तब था, वही सूरज अब है, वही हवा तब थी, वही हवा अब है। तो विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी, ये वो रिसोर्सेज हैं जो लंबे समय तक चलने वाले हैं। इनको हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते,
तो वो चीज है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बस समझ में आ गई। डेफिनेशन आपके हाथ में है, क्वेश्चन जब बनेगा उसके आंसर में यही वाली चेप देना, बात खत्म, पैसा देना, बस सिंपल सा काम है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होंगे? वो रिसोर्स जिनको समय के साथ 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 आपको भी पता और हमको भी पता है कि वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस, मेटल्स हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। अब फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जब अर्थ मतलब जब तुम्हारा जैसा क्या कह सकते हैं, इंडिया है, तो इंडिया जब आकर के तुम्हारा लड़ रहा था, पेनेजिया वगैरह आपने पढ़ा होगा, वो सब टूटा था, फिर बना था गोंडवाना लैंड वगैरह आपने सुना होगा। तो वो सब चीजें जब हो रही थी और इंडिया आकर के मर्ज हो रहा था, तो एक लंबी प्रोसेस, आज से लगभग ना जाने कितने वर्षों पहले की कहानी है। इंडिया आकर के लड़ता है, ऐसे करके बनता है, तब इंडिया का निर्माण होता है। तो वो चीजें, पेंजिया वगैरह जब टूटता था, तो वो सारी चीजें। तो ये फॉसिल फ्यूल्स बहुत पहले के बने हुए हैं। डायनासोर वगैरह की कहानी, जब वो मरे, जमीन में धंसते गए, उनसे फॉसिल फ्यूल्स तैयार हुए। तो वो लिमिटेड हैं कि एक टाइम तक ही मिल सकते हैं, फिर नहीं मिलेंगे। जैसे केजीएफ में गोल्ड पहले बहुत मिलता था, ब्रिटिश लोगों के पास खूब सारी टेक्नोलॉजी थी, पूरा उखाड़ के लेकर के चले गए, तो वो वाली चीज है। अब केजीएफ में उतना सोना नहीं निकल पाता है, बात समझ में आ रहा हो? तो वो रिसोर्सेज जो एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, ये सबको पता, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बात समझ में आ गई? तो सिंपल है, जिनको रिसाइकल ना कर सकते हैं वो सारी चीजें। अब अब उसके बेसिस पे समझ लेने, ओनरशिप के बेसिस पे। तो ओनरशिप के बेसिस पे हमने रिसोर्स को 4 टाइप से डिवाइड कर रखा है: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशन और इंटरनेशनल। मतलब इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होंगे। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब होता है कि उस पे हमारा अधिपत्य है, मतलब किसी एक इंसान का अधिपत्य है। बिल्कुल सिंपल, जैसे जैसे ये लड़का है, इसकी कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है, बिल्कुल सिंपल, विदाउट एनी टेंशन। तो जो घर है वो उस लड़के का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वो उसके लिए इंडिविजुअल रिसोर्स है। तो यानी किसी एक व्यक्ति के लिए अगर कोई चीज रिसोर्स है, तो उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोल सकते हैं। जैसे ये मेरा पेन है, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा कैमरा है, ये मेरी ये है, ये मेरा वो है, तो ये सारी चीजें मेरी हैं, इस वजह से इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो ये भी सिंपल डेफिनेशन बन गई। जैसे प्लॉट हो गया, हाउस हो गया, फील्ड हो गया, बुक, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, कार वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। बट मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। जब आप जैसे खेती है, मान लो तुम्हारे घर में, आपके पापा खेती, चाचा खेती, ताऊ की खेती, तो जो खेती है वो भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो है, बट हम उसमें गवर्नमेंट को क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। तो वही चीज है कि वो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू सिस्टम में आ जाती है बात। तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बातें हो गई। अब हम समझ लेते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बाद में कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज की। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में क्या होता है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में कोई एक व्यक्ति के पास में रिसोर्स नहीं होगा, वो पूरा पूरा कल्चर के पास में रिसोर्स होगा, एक कम्युनिटी के पास में रिसोर्स होगा और उसका सभी लोग फायदा उठा पा रहे होंगे। जैसे पिकनिक स्पॉट हो गया, भाई सबके सब जाते हैं, सब मनोरंजन करते हैं पिकनिक स्पॉट में। पॉन्ड्स हो गए, आपके तालाब हो गए, आपके ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, जहां पे गाय भैंस बकरी सब चर रहे होंगे, ठीक है? पब्लिक पार्क्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स हो गए। तो ये वो चीजें, वो रिसोर्स जिनका पूरी एक कम्युनिटी यूज कर पा रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। बिल्कुल सिंपल बात समझ में आ गई। अब नेशनल रिसोर्स समझ लेते हैं कि नेशनल रिसोर्स क्या होता है। नेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स जिनमें किसी गवर्नमेंट का हाथ हो, जिनमें किसी स्टेट, मतलब स्टेट जो है वो उस चीज पर मतलब रिसोर्स उनके अंडर में काम करते हो या वो गवर्न करते हो कि भाई ये है, ये उनके नियमावली से हिसाब से चलते हो। जैसे समझ लेते हैं, जैसे मिनरल हो गया, तो अगर एक स्टेट के अंतर्गत चीजें आ रही हैं, एक गवर्नमेंट के अंतर्गत चीजें आ रही हैं, तो वही मिनरल वहां से निकाल पाएंगे। भाई हम लोग तो चले नहीं जाएंगे खुरपा लेकर के शुरू कर दिए भाई खोदना कि लाओ यहाँ से सोना निकाल लें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तो जहां जानवर होते हैं बहुत सारे, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। वाटर रिसोर्सेज हो गए, आपके फॉरेस्ट हो गए काफी सारे, वो सब आपके गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये आप इंडिया देख रहे होंगे, तो इंडिया से जो आपका कोस्टल एरिया है, अगर वहां से आप 200 नॉटिकल माइल आगे चलेंगे, तो वहां तक केवल वहां तक सारा का सारा जो गवर्न होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है, किसी भी स्टेट का 200 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद वो इंटरनेशनल हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि रिसोर्स विच आर कंट्रोल आर रेगुलेट बाय यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। खत्म, सिंपल बात समझ में आ गई। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? तो इंटरनेशनल रिसोर्स समझ लेते हैं जिसमें इंटरनेशनली चीजों का हो, जहां पे जैसे इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल में कम्युनिटी वाले नहीं आ सकते, कम्युनिटी में इंडिविजुअल नहीं आएगा,
और फिर नेशनल में कम्युनिटी वाले नहीं जा सकते, उसी टाइप से इंटरनेशनल में तुम्हारे उधर के लोग नहीं आ सकते, तो वो वाली चीज है। अब जैसे ये आइलैंड है तो ये किसी एक इंटरनेशनल जगह पे, मतलब इसमें ये 200 नॉटिकल माइल से दूर है, किसी राज्य की सीमा से ये 200 नॉटिकल माइल से दूर है, तो इसमें अब इंटरनेशनल का इंस्टीट्यूशन होगा, वो इंस्टीट्यूशन उस पर गवर्न करेगी कि तुम वहां जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, वहां से चीजें ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तो उसमें पूरे इंटरनेशनल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी की उसमें भागीदारी होगी। तो 200 नॉटिकल माइल से जैसे हम समुद्र से बाहर निकलेंगे, तब अगर हमें रिसोर्स का दोहन करना हो या रिसोर्स का यूज करना हो, तो फिर हमें इंटरनेशनल गवर्नमेंट की सहायता लेनी पड़ेगी। It means no individual country can utilize these without the concurrence of international institution. These types of resources called international resources. तो ये बात भी समझ में आ गई। अब हम समझ लेते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्स किस टाइप के होते हैं। जैसे पहला है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स, ये चार है। अब हमें समझना पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। अब समझ लेते हैं पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। देखो पोटेंशियल रिसोर्स को समझो जरा, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन, ऐसे रिसोर्स जो किसी एक जगह पर तो हैं बट उनको हम यूज नहीं कर पा रहे अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो राजस्थान गुजरात में आपकी काफी सारी हवा चलती है, खूब सारी गर्मी है, तो वहां पे अगर मैं सोलर पावर प्लांट लगा दूं तो उसका अच्छे से यूज कर सकता हूं। बट अपने पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी, इतना भी हम इकोनॉमिकली नहीं हो पाए हैं कि वहां पे उन चीजों को कर सके, लेकिन हाँ करा जाएगा आगे चल करके, तो वो चीज है। इट मीन्स अगर कहीं पे कुछ चीजों पे पोटेंशियल है तो वो हमारे रिसोर्स पोटेंशियल रिसोर्स बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जांपल हो गया। तो अब हम समझ लेते हैं स्टॉक क्या होता है। देखो डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है। डेवलप्ड रिसोर्स में ऐसे रिसोर्स जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जिनका हमने सर्वे भी कर लिया है, उनकी क्वालिटी भी चेक कर ली, उनकी क्वांटिटी भी चेक कर ली कि भैया इतने क्वांटिटी में थे, इनकी क्वालिटी ये है, और उनको हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम डेवलप्ड रिसोर्स बोलते हैं। सॉल्ट नोट्स में लिखनी चाहिए ये सारी बातें, मुझे सॉल्ट नोट्स चाहिए, सॉल्ट नोट्स में जहां भी लिख रहा हूं वहां पे लिखना पड़ेगा कि ऐसे भूल जाओगे ये स्लाइड और ये पीडीएफ ये काम नहीं आएगी, नोट्स ही काम आएगा एग्जाम टाइम पे। मैं सिंपल से बता रहा हूं, डेवलप्ड रिसोर्स में सीधे हिंदी में लिखो या अपनी लैंग्वेज में लिखो जा करके, वो रिसोर्स जिनका हमने सर्वे क्वालिटी क्वांटिटी चेक कर ली है और उनको हम यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्स डेवलप्ड रिसोर्स होंगे। जैसे कोयल हो गया, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तुम्हारा रिवर हो गई, ये सारे के सारे डेवलप्ड रिसोर्स हो गए। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। स्टॉक रिसोर्स समझ लेते हैं। ये रिसोर्स इस टाइप के होते हैं जिनमें पोटेंशियल है बट हम चाह करके भी अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस पोटेंशियल को यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पानी है, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। बचपन से समझते हैं, कक्षा 5 से पढ़ रहे हैं कि पानी का फॉर्मूला H2O, पानी का फॉर्मूला H2O। H2O का मतलब क्या है, दो ठो हाइड्रोजन और एक ठो ऑक्सीजन है, दो ठो हाइड्रोजन और एक ठो ऑक्सीजन है। लेकिन हम चाह करके भी हमारे पास इसलिए टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम निकाल के बाहर निकाल ले। अब दोनों के दोनों फ्लेमेबल है, दोनों के दोनों जलने में फायदा करते हैं, बहुत काम आएगा, उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। पानी हमारे पास बहुत सारा है, पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है पानी का, लेकिन क्या यूज कर पाओगे, तुम्हारे पास है ऐसी टेक्नोलॉजी कि पानी से छांट के निकाल लो, नहीं टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, उन सभी रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज बोल रहे होते हैं। ये सब वही बातें लिखी थी, रिजर्व रिसोर्सेज। अब कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनको हमने रिजर्व करके रख लिया है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन में काम आएंगे, उन सारे रिसोर्सेज को हम रिजर्व रिसोर्सेज कह रहे होते हैं, जो हमारी फ्यूचर जो जनरेशन आने वाली उनमें यूज आए, तो वो सारे रिसोर्स रिजर्व रिसोर्स। जैसे डैम्स हो गया, तो डैम के अंतर्गत जो पानी है उनको हम, उस पानी को हम स्टोर रखेंगे। अभी हम उस पानी का एकदम लिमिटेड यूज करते हैं, लिमिटेड एक्सटेंट, बहुत पानी का कम लिमिटेड यूज करते हैं। जैसे अभी जो इस पानी से हाइड्रो एनर्जी बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज की जाती है, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम है, हर जगह थोड़ी ना लगी हुई है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के ये सारे साधन बहुत अच्छे बन जाएं, तो वहां पे हम इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे होंगे। तो ऐसे रिसोर्स जो फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज किए जाएं, उन सभी रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व रिसोर्स बोलते हैं। तो ये सारी बात हो गई। ऐसे बहुत से, जैसे डैम हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। देख क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑन व्हाट बेसिस कैन बी क्लासिफाई द रिसोर्सेज, कितने बेस पे आप रिसोर्स को क्लासिफाई करते हो, फटाफट फटाफट बता दो। वही ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें दो टाइप दो टाइप दो टाइप चार टाइप, चार टाइप चार टाइप, सिंपल याद होना चाहिए, शॉर्ट में बना होना चाहिए, समझ लो समझ लो समझ लो। चलो, एक्सप्लेन रिसोर्स बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द ईयर डेवलपमेंट। स्टेट ऑफ द ईयर डेवलपमेंट के हिसाब से हमने कितने किया, पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्स, दो बारे में पूछा, दो को लिख दो।
जितना पूछो उतना लिख दो, एग्जाम्पल तुम्हारे पास है। पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल हर जगह भाई एनसीईआरटी में वही दिया है। देखो तुम्हारे क्लास 10th की एनसीईआरटी को ऐसे करके एकदम एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पीडीएफ बनाई गई, बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई, सारी चीजें उससे निकाल ली गई बहुत अच्छी तरीके से। बात समझ में आ रही है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब देखो हुआ क्या, लोगों को लगने लगा कि अरे यार ये रिसोर्स तो भाई बहुत अच्छे हैं, ये तो सब फ्री फ्री मिला है। रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन, ये हमारे ह्यूमन के लिए वाइटल्स हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। तो लोगों को लगा भाई अरे ये तो नेचर में फ्री फ्री में सब उपलब्ध है। जब सबको लगा फ्री फ्री में है, तो उन लोगों ने क्या किया कि भाई सब निकाल निकाल करके यूज करना शुरू कर दिए, सारा रिसोर्स निकाल करके यूज करना शुरू कर दिए। जब तुम सारा रिसोर्स यूज कर डालोगे तो बचेगा क्या? और जब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स यूज होगा, देखो होता क्या ना, हम लोग भविष्य नहीं सोच पाते कितना बुरा होने वाला है, उतने टाइम पहले नहीं सोचा गया, सारे रिसोर्स यूज किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। अब जब ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे, दिक्कतें आने लगी। जैसे दिक्कतें क्या आने लगी, देखो जो हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा था वो कैसा हो गया आज के टाइम पे, वो बिल्कुल एकदम खराब हो गया। कहीं कचरा पड़ा है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लैंड डिग्रेडेशन होने लगा, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टाइजेशन होने लग गया, पेड़ खूब काटे जाने लगे। तो इनसे क्या होने लग गया, नुकसान होने लगे, एनवायरनमेंट को नुकसान होने लग गया। तो वो सारी चीजें, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। क्या क्या? जैसे आग का लगना, पेड़ों में आग लग जाती है। डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल लोगों ने अपने लालच में आकर के क्या किया कि बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया रिसोर्सेज का, डिफॉरेस्टाइजेशन करना शुरू कर दिया। डिफॉरेस्टाइजेशन से बहुत समस्याएं आती हैं। अभी जब हम सॉइल वाला चैप्टर को समझ रहे होंगे, थोड़ा आगे चल करके भी सॉइल समझना है, तो वहां हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि डिफॉरेस्टाइजेशन का नुकसान कितना बड़ा होता है, और क्यों हम कहते हैं कि खूब ज्यादा ज्यादा फॉरेस्टाइजेशन करो। ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेंगी। जब आप रनिंग करने जाते होगे शहर की सिटी में, तो आप देख रहे होते हो कि जहाँ पे गाड़ियां ज्यादा चलती, कभी वहां दौड़ के देखो। और उसी शहर में अगर कहीं पे पार्क बना हो, या जैसे अगर आप लखनऊ में रह रहे हो तो कुकराय लेक एरिया, अगर उधर आप दौड़ते हुए चले जाएंगे तो वहां देखेंगे सांस अच्छे से लेते बनता है, और इधर कहीं दौड़ो तो बड़ा समस्या है। तो ये सारी चीजें, तो उन सब चीजों को हम लोगों ने इतना ज्यादा यूज कर लिया कि वो सारी चीजें खराब हो गई। सेकेंडरी चीज, रिसोर्स डिवाइड हो गए। जिनके पास पैसा है, भाई देखो जो एकदम रिचेस्ट लोग हैं, उनके पास देखो सारे रिसोर्स हैं, सब अच्छे तरीके से रिसोर्स का यूज कर पा रहे होंगे। इस पिक्चर में जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लोग अमीर नहीं है, उनके पास रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स का यूज नहीं कर पा रहे। भाई अभी तक तो फ्री में था, लेकिन वो लोग देखो, अब ये देखो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, ये अपना जीवन यापन कैसे काट पा रहे होंगे। तो ये चीज है, यानी कि एक डिवाइडेशन आ गया कि भाई अमीर लोगों की रिसोर्सेस अलग हो गए, गरीब लोगों के रिसोर्सेज अलग हो गए। तो ये चीज है, तो कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज आ गए, ये बड़ी भाई गड़बड़ बात है। अब जैसे और हो क्या रहा है इससे ज्यादा यूज करने से, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर जितनी ज्यादा कम होती जा रही है, यूवी रेज उतनी ज्यादा अर्थ पे आ रही हैं। जितनी ज्यादा यूवी रेज आ रही, सनबर्न की प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होकर आ रही हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया, यूज रिसोर्स को यूज कर करके, प्लास्टिक वगैरह सब पानी वगैरह में पड़ी रहती है। लैंड का डिग्रेडेशन होने लगा है, जो जमीन है इतना ज्यादा रिसोर्स यूज किया गया कि जमीन अब बंजर होने लग गई है। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने समझी, एक देखो बिल्कुल एकदम, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ द रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ अवर प्लेनेट इन द डेंजर। अगर इसी प्रकार से रिसोर्सेज का यूज होता रहा, तो आगे चल करके चीजें बहुत गड़बड़ होने वाली हैं। ये लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आना शुरू हो गया। जब लोगों को ये बातें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गई, तो अब हमको क्या करना होगा, रिसोर्स को कंजर्व्ड करना होगा, रिसोर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना होगा। ऐसे अब डेवलपमेंट करना होगा कि जो सस्टेन हो सके। कैसा डेवलपमेंट करना होगा, सस्टेनेबल डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। देखो देयरफॉर रिसोर्सेस ऑफ प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब हमको आराम से और धीरे से और सारे नियम प्लानिंग बना करके चीजों को करना होगा, तब हम उसको अच्छे से कर पाएंगे रिसोर्सेस को यूज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अब हमको रिसोर्सेज का यूज आराम से करना होगा, और ऐसे करना होगा कि वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, और वो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा दे सके। ये सारे गोल्स हैं। ये जब आप जो भी कोप 26 होता है, आपकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो उन मीटिंग में एजेंडे तय किए जाते हैं कि इस बार हम इतना करेंगे, इस बार हम कार्बन क्रेडिट देंगे। कार्बन क्रेडिट एक टर्म, हमको इतने बड़े बड़े टर्म नहीं समझने। अभी क्लास 10th है,
छोटी छोटी बातों को अच्छी जगह पे मेन मेन पॉइंट लिख के चलना है। आप देखो जो मैं क्वेश्चन का आंसर करा रहा हूँ वो पॉइंट वाइज में करा रहा हूँ। जैसे व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। मैंने पहले छोटी सी बात समझा दी, मैंने बता दिया मेजर प्रॉब्लम क्या है, पहली दूसरी तीसरी तीनों मेजर प्रॉब्लम को मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया। पॉइंट वाइज लिखने का बहुत बेनिफिट है, सीबीएसई में रिटर्न अब धीरे धीरे करके आ रहा है। अगर आप काम काम की बात को आराम से दिखा दे रहे हो ना, नंबर बहुत अच्छे से मिलते हैं। टर्म अच्छे से यूज करो बस, कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन। तो अगर आप ढंग से टर्म को यूज कर रहे हो, सारी बातों को सही लिख रहे हो, तो मुझे पता है कि नंबर फिर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बात आती है कि प्लानिंग, अब रिसोर्स को यूज कैसे करना है, उनका फायदा कैसे लेना है, उसकी हमको प्लानिंग करनी होगी। तो प्लानिंग कोई आसान बात तो है नहीं कि उठे कॉपी पेन उठाया और प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे यूज करना वैसे यूज करना, ऐसे तो है नहीं। क्योंकि अपना जो इंडिया है वो इनॉमरस डाइवर्सिटी है, काफी बड़ा है और हर जगह की अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है। तो प्लानिंग टफ प्लानिंग है, उसमें सोच के समझ के सही से करना होगा। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। मतलब ये है कि भाई कुछ जगहों पे तो रिसोर्स है बट वहां टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा सकता हूँ, जैसे देखो मध्य प्रदेश हो गया, इसमें देखो मध्य प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। अब यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये इंडिया ऐसे आकर के इसे टक्कर खाता है तो यहाँ से भी दबाव बन रहा है, यहाँ से भी दबाव बन रहा है, इस जगह से भी दबाव बन रहा है, इस जगह से भी दबाव बन रहा है। तो दबाव बनने से यहाँ प्लेटू बन गया, ठीक है। तो प्लेटू बनने की वजह से यहाँ पे खूब सारी चीजें मिक्स होकर के वहीं पे बन गई, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा कह सकते हो कि जो वोल्केनिक इरेप्शन वाली जो बहुत पुराने हैं, वो सब भी यहीं देखने को मिल जाएंगे तुमको। इस वजह से यहाँ पे ब्लैक सॉइल वगैरह देखने को मिल जाएगी, जो भी हम आगे बातें कर भी रहे होंगे। तो यहाँ पे मिनरल्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, बट वही वाली चीज है कि अब मिनरल तो है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस जगहों पे। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश पे वाटर रिसोर्स खूब अच्छी तरीके से है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे वाटर रिसोर्स तो बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन फिर वही वाली चीज है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अच्छे से, तो क्या ही फायदा वहाँ पे। अब राजस्थान में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, लेकिन फिर यहाँ पे पानी नहीं है। तो कहीं पे कोई चीज है, कहीं पे कोई चीज नहीं है, कहीं पे कोई चीज है तो कहीं पे कोई चीज नहीं है। जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है, मतलब बर्फ है, जिसके लिए वहां पे ठीक ठाक टूरिज्म आता रहता है, समझ रहे हो, वहां पे ठीक ठाक टूरिज्म आता रहता है। बट वही चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं है। तो लद्दाख भी प्लानिंग हम लोगों की ऐसी हो रखी है कि बताओ कैसे किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग इतनी आसान नहीं है, जैसा कि हम लोगों को समझ में आ रहा होता है उतनी चीजें वो आसान नहीं है, उसमें टाइम लगेगा प्लानिंग करने के लिए। तो वही चीज है कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि जो रिसोर्स की प्लानिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, इन्वेंट्री करनी पड़ेगी रिसोर्स की, कि इस रीजन पे ये चीजें करनी है या नहीं करनी है, ये चीजें लगानी है या नहीं लगानी है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेजरमेंट। हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडो विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, भाई यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी ना लगाई जाए। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, कि यहाँ पे जो चीज हम लगा रहे हैं उससे नेशनल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नेशनल के डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीजों को भी समझना होता है, इन सब चीजों को भी समझ रहे होते हैं। तो इस वजह से रिसोर्स प्लानिंग उतनी आसान नहीं होती है। तो जब हमारा देश आजाद होता है आपका 1947 में, तो उसके बाद में हमारा 5 ईयर प्लान बनता है, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। 5 ईयर प्लान बनता है, उस 5 ईयर प्लान में यही सारी चीजें होती हैं कि भाई हम अब किस तरीके की रिसोर्स प्लानिंग करें। तो 5 ईयर प्लान बढ़ता जाता है, जैसे 5 साल बाद सरकार चेंज होती है, फिर प्लान बदलता है। तो वो सारी चीजें हैं। दीज आर द अवेलेबिलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी रीजन। तो ये जैसे राजस्थान हो गया, तो वहां पे अगर ये सारी चीजें लगाई जा सके तो उस रिसोर्स का हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे होंगे। तो एक ये चीज हो गई। अब देर आर मैनी रीजन इन आर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स बट दे आर इंक्लूड्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। जैसे बात समझना क्या कहना चाह रहा, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे झारखंड है। तो छत्तीसगढ़ झारखंड में प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्स तो बहुत ज्यादा है बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। बट वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो रिसोर्स कुछ नहीं है, लेकिन देख लो पैसा ही पैसा है वहां पे। तो ये सारी बात है। तो इस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट हो रखा है, मतलब कहने का मतलब है कि डिवाइड हो रखी चीजें, उनको भी समेटना है, समझना है। वही चीज अगर हिस्ट्री में हम पढ़ें, जब कोलोनाइजेशन का टाइम था तो जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे उनको पता था कि यहाँ से क्या चीज लेनी है। तो बहुत समय पहले भारत को क्यों सोने की चिड़िया बोलते थे, रिसोर्स काफी मात्रा में थे हमारे पास में। उन लोगों ने उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए
जितने भी तिगड़म फंसा सकते थे वो सारे तिगड़म फंसाए, उनके पास ठीक ठीक टेक्नोलॉजी थी, उन लोगों ने अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज किया, अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज करके उन लोगों ने रिसोर्स को यूज किया, यूटिलाइज किया। तो वो सारी चीजें तो हमको भी उन लोगों ने इस हिसाब से किया कि बस निकालो निकालो निकालो, बट हमें ध्यान रखना है, प्लानिंग करनी है कि अच्छे से करें जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा हो सके, हमको भी नुकसान कम से कम हो। तो ये सारी चीजें होती हैं resource planning in India. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by the appropriate technological development and institutional changes, जो हमने बात बताई आपको। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई डू वी नीड अ बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, क्यों नीड है बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की, वही सारे पॉइंट कि भाई देखो बैलेंस रिसोर्स की प्लानिंग क्यों है, अरुणाचल प्रदेश में पानी है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लद्दाख में टूरिज्म ज्यादा है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं है, झारखंड में जैसे झारखंड हो गया वहां पे मिनरल ज्यादा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं है। तो यही सारी बातों को यहाँ पे लिखना है, अच्छे से आप लिख पाओगे। आई होप ये बात भी अच्छे से समझ में आ पाई होगी। अब बात को समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स को कंजर्व्ड कैसे करें उस पर काम करना है। रिसोर्स आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये हमको बात अच्छे से पता है कि जो रिसोर्स है वो वाइटल है हमारे ह्यूमंस के लिए, सभी चीजों के लिए, बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये बात अभी हम लोगों ने देखी कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करने से इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को, जो कि हम लोग उस चीज को फेस कर भी रहे होते हैं। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, हिस्ट्री में यही सारी चीजों लोग, जैसे गांधी जी की बात कर लेते हैं, तो गांधी जी को ये पता था और गांधी जी ने बात भी बोली थी कि देर इज इनफ फॉर एवरीबडी, कि सभी लोगों के लिए हमारे नेचर में चीजें उपस्थित हैं, बट किसी लालची व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि वो लालच में सारी चीजों का यूटिलाइजेशन करता ही रहेगा और एक टाइम बाद हमारे पास चीजें क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। तो वो चीज है, तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, कि मास में प्रोडक्शन ना करो बल्कि प्रोडक्शन मास खुद करे, मतलब एक व्यक्ति काफी चीजों का प्रोडक्शन ना करे, काफी लोग बहुत सी चीजों का प्रोडक्शन करें, वो इस चीज के हित में थे। तो वो एक ये बात हो जाती है। अब हमको मतलब एक ये रिसोर्स का एक पूरा टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद लैंड रिसोर्स है और सॉइल रिसोर्स है, तो एक टॉपिक खत्म होता है, ये पूरी बातें। अब लैंड रिसोर्स को समझना है, फिर सॉइल रिसोर्स को, दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, तो लैंड रिसोर्स को भी समझ लेते हैं। वी लिव ऑन लैंड, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लैंड का मतलब क्या है, तो लैंड वो जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे जहां पे वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ होती है उसी लैंड पे हमारी पूरी दुनिया बसी हुई है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसी जगहों पे सारी चीजें, मतलब काफी बड़ा कह सकते हो कि हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनिट मैग्नीट्यूड, तो वो चीज है। तो अब हमको लैंड रिसोर्स के लिए जो प्लानिंग करनी वो भी केयरफुल होकर के करनी है कि उसके क्या कैसे पर्पज है, उसको क्या कैसे यूज करना है। जैसे इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी रिलीफ फीचर्स, नेमली क्या मतलब इसका, जैसे इंडिया है तो आप देख रहे होंगे कि इतने परसेंट पे यहाँ यहाँ क्या है, माउंटेन्स है। इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब लैंड पे ही माउंटेन है और उस जगह पे रिवर वगैरह निकलती, तो वो उसका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है। फिर आप इस जगह पे प्लेटूज है, जो मैंने बताया कि यहाँ पे प्लेटू बन जाते हैं इन लोगों के सेपरेशन से, जब इधर से सेपरेट हुआ उधर से सप्रेस हुआ तो यहाँ पे प्लेटू बन गया। और अब जैसे प्लेटू तो वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, वो सब चीजें यहाँ पे हैं। और बची हुई चीजें जो प्लेन एरिया है वहां पे अपना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वगैरह हमारी लगाई जाती है, तो ये चीज हो गई। अब जो माउंटेन्स है वो टोटल 30% है, जो माउंटेन है वो कितना है, 30% है। हमारा प्लेटू एरिया 27% है और बचा हुआ प्लेन एरिया जो हमारे पास है वो कितना है, 43% है। तो ये चीज, अब लैंड का यूटिलाइजेशन जो है इसको यूटिलाइज कैसे करें, मतलब जो लैंड है हमारी उसको यूटिलाइज कैसे करें। लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, जैसे फॉरेस्ट हो गया, काफी लैंड पे फॉरेस्ट है। कुछ लैंड ऐसी है जो कल्टीवेशन के लिए ही नहीं है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है। फैलो लैंड्स क्या होती हैं और नेट सोन एरिया क्या होता है, ये 4 से 5 बातें हमको समझनी है। फॉरेस्ट सिंपल आप जानते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे अब बैरन लैंड्स हो गई, जो आपकी बैरन लैंड्स है या वेस्ट लैंड है वो सारी। अब लैंड पुट ऑन द नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जैसे बिल्डिंग रोड्स, अब ये नॉन एग्रीकल्चर है, यहाँ पे आप एग्रीकल्चरल कोई भी चीज नहीं कर सकते, तो वो है, तो उनको हम बोलेंगे लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए नहीं, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह बनी हुई है, तो वो चीज है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अब इसमें देखो एक तो है परमानेंट पास्चर जहां पे ग्रेजिंग वगैरह होती रहती है और एक जहां पे फॉरेस्ट वगैरह हो, तो ये उसमें क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आ जाएंगी ये दो चीजें। अब हम फैलो लैंड की बात कर लेते हैं। फैलो लैंड क्या होगा, फैलो लैंड्स दो टाइप्स की होती हैं,
एक करंट फैलो जिसमें मतलब ऐसी लैंड्स जहां पे कि 1 साल से कम खेती की गई हो, जहां पे उनको हम करंट फैलो बोलते हैं। अदर देन करंट फैलो हम किसको बोलते हैं? जिसमें 1 से 5 साल के बीच में कोई ना कोई खेती की गई हो, उसको हम अदर देन करंट फैलो बोलते हैं। इस जगह पे यहाँ पे छोटी-छोटी बातें लिखते चलना कि भाई अदर देन करंट फैलो ये होता है और करंट फैलो लैंड ये होती है। जैसे नेट सोन एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे ये होता है कि भाई आपने 1 साल में कम से कम 1 एग्रीकल्चरल ईयर में आपने वहां पे खेती कर रखी हो। अगर आपने 1 साल में कर रखी हो तो उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया, और उसी से जुड़ा हुआ शब्द है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये बात भी हमको क्लियर हो गई। अब इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से बनता है कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया? इन दो में क्या है? द टोटल लैंड एरिया ऑन विच क्रॉप्स आर रेज्ड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर रिप्रेजेंट्स द नेट सोन एरिया। यानी कि नेट सोन एरिया वो है जहां पे 1 साल के अंदर आपने जो खेती की हुई हो। वही ग्रॉस सोन एरिया इज डिफरेंट इन द सेंस दैट इज मोर देन वन सीजनल क्रॉप इज रेज्ड ओवर अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द 1 ईयर। अब क्या मतलब? जहां पे 1 साल में अलग-अलग सीजन में अलग-अलग फसल की गई हो, वो किसमें आ जाएगा? ग्रॉस सोन एरिया में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी आपको आसानी से बात समझ में आ जाती है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, देखो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हमारा पूरा पूरा मतलब इसका एरिया है, किसका? अपने भारत का। 93% एरिया ही केवल ऐसा है जिसका अपने पास डेटा है, जहां पे हम कुछ कर सकते हैं। बचा हुआ 7% है, जैसे तुम्हारा लद्दाख का एरिया हो गया, ठीक है, अक्साई चीन का ये जो एरिया है, यहाँ पर ये जो एरिया हो गया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चीन का प्रभाव है, यहाँ पे पीओके का प्रभाव है, तो वहां का हमारे पास सही से डेटा ही नहीं है। जहां पे डेटा ही नहीं, जहां पे सर्वे नहीं हो पाया, वहां पे हम क्या ही उसका पैटर्न समझ पाएंगे, क्या ही उसको देख समझ पाएंगे? तो वो वाली चीज है। तो अपने पास इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। अब जहां खेती हो रही होती है उसमें से जो पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है केवल इतना, इस पूरे इतने से एरिया में 80% एग्रीकल्चरल खेती है, ठीक है। और वहीं अगर हम या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मिजोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें, अंडमान निकोबार एरिया की बात करें, यहाँ पे जो लैंड है वो 10% से भी कम है। 10% भी वहां पे खेती नहीं हो रही। तो कुछ जगहों पे खेती 80% तक हो रही है और कुछ जगहों पे खेती हो ही नहीं रही है। ये भी एक पैटर्न अपने इंडिया में देखने को मिलता है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज लेस देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये बोला गया था 1952 में कि 33% हमारा ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, मतलब किसी भी जगह पर। तो ये वो वाली बात है जहां पे हम जीवन को अपने अच्छे तरीके से जी सकें। विच आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड यूज इन इंडिया? लैंड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे फॉरेस्ट के रूप में, ठीक है, फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, तो वो चीज है कल्टीएबल वेस्ट लैंड, तो ये है। तो अभी जो हम लोगों ने 3-4 बातें करी तो वो इसी में सारी सारी समा गई, तो ये वाली चीज हो जाएगी। विच आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड यूज इन इंडिया? वही मतलब वही फैलो लैंड और नेट सोन एरिया क्या होता है, क्रॉप्स मतलब वो क्या होता है, तो वो सब एक में आ गया। अब बात समझो, अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज अ वेस्ट लैंड एंड द लैंड पुट अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब हमें वेस्ट लैंड के बारे में समझना कौन कौन सी, जैसे इसमें कौन कौन सी थी, जैसे रॉकीज हो गए जहां पे बड़े बड़े पत्थर है, एरिड जो जमीन सड़ चुकी है बिल्कुल, जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, बंजर जमीन जिसको बोलते हैं, और रेत। यहाँ वाले एरिया पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो कर नहीं सकते हैं, तो ये एक बात हो गई, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कुछ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स की जहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा होता है। जैसे हमारे घर बने हुए होते हैं, सड़क बन गई, किसी लैंड पे सड़क बनी हुई है, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बना हुआ है और रेलवेज बनी हुई है। तो ये जितनी भी चीजें हैं अगर लैंड पे बनी हुई हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। अच्छा, फिर रुक जाओ यहीं पे। सबसे पहले क्या करना है, शुरू से क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट फटाफट देख लेते हैं। रिसोर्स समझा, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन समझा, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लॉरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ओनरशिप के बेसिस पे ये सारी बातें समझी। फिर लोगों ने रिसोर्स को खराब करना शुरू किया एकदम अड़ाम थड़ाम तरीके से, और इसके बाद में फिर क्या समझा कि प्लानिंग कैसे करनी है, रिसोर्स प्लानिंग पे हम लोग बात कर रहे थे। फिर आकर के एज अ लैंड रिसोर्स पढ़ना शुरू किया और लैंड का डिग्रेडेशन समझना शुरू किया। तो ये सारी बातें हम लोग अब तक की कर चुके हैं। इसी तरीके से नोट्स बनाते चलो, काम काम की बातें लिखते चलो और काम बन जाएगा। मैं बिल्कुल एकदम बात क्लियर है। चलो अब आगे एक बात समझो, देखो अब क्या है, अगर हम लैंड को इसी तरीके से यूज करते रहेंगे तो फिर क्या होगा,
लैंड डिग्रेडेशन होने लगेगा, लैंड डिग्रेडेशन होने लगेगा। और इसके जो रिपरकशंस हैं, रिपरकशंस मतलब जो नतीजे आएंगे इसके, वो सोसाइटी एनवायरनमेंट दोनों पे पड़ेंगे भाई, सोसाइटी पे भी पड़ेंगे, एनवायरनमेंट पे भी पड़ेंगे, दोनों का नुकसान होगा। तो यही सारी चीजें हैं कि भाई जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, तो लैंड खराब होने में ह्यूमन एक्टिविटीज का जितना रोल प्ले है वैसा ही हमारा नेचर का भी रोल प्ले है। अभी हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को देखा कि भाई ह्यूमन कैसे खराब करते हैं हमारे लैंड्स को। अब हम थोड़ा नेचुरल वाली बातें भी कर लेते हैं कि नेचर कैसे इंपॉर्टेंट करती है, नेचर का क्या रोल प्ले होता है कि लैंड कैसे डिग्रेडेट करती है, तो उन चीजों को भी समझ ले रहे हैं। देखो एट प्रेजेंट देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। लगभग 123 मिलियन की लैंड ऐसी है जो डिग्रेडेड हो रखी है, ठीक है, जिसमें 28% में तो तुम्हारा चलो जो फॉरेस्ट है उसमें ये देखो जला हुआ है पूरा का पूरा मामला, तो ये है। 56% ऐसा है जिसमें पानी भरा हुआ है, इरोडेड एरिया है तुम्हारा। और बचा कुचा एरिया में क्या है, सैलिनिटी है, पूरे मिट्टी में तुम्हारा ये सॉल्ट भरा हुआ है, तो वो चीज हो गई। सम ह्यूमन एक्टिविटीज, अब कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनसे लैंड खराब होती है। अब देखो बात समझो, जो 4 पॉइंट यहां लिखने हैं यही मतलब लैंड खराब होने वाले 4 पॉइंट, और वही उन्हीं को पलट दोगे तो सही होने वाले 4 पॉइंट बन जाएंगे। जैसे डिफोरेस्टाइजेशन, तो डिफोरेस्टाइजेशन करने का मतलब डिफोरेस्टाइजेशन करेंगे नुकसान होगा, बात समझना मेरी, डिफोरेस्टाइजेशन से नुकसान होगा, तो अफोरेस्टाइजेशन से क्या होगा, फायदा होगा। तो बस इसी तरीके से काम करना है, यहां पे जो पॉइंट रहेगा वही पॉइंट हमको फायदे वाले में लिखने हैं, बात समझ में आ रही है। डिफोरेस्टाइजेशन होगा, ओवर ग्रेजिंग हो गई कि भाई जानवर पूरी पूरी घास चर के चले जा रहे हैं, माइनिंग हो गई, और हमारा क्वेरिंग हो गई कि अगर खूब ज्यादा माइनिंग हो रही है तो भी लैंड हमारी अगर खराब होगी, और अगर आप खनन और ज्यादा भी करोगे तो भी हमारा खराब होगा। तो ये सारे पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट हैं इन्हीं को अगर नेगेटिव बना देंगे तो फायदा हो जाएगा, बात समझ में आ रही ना मेरी, तो वो वाली चीज है। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, कंजर्व कैसे करें, कंजर्वेशन मीजर्स क्या होने चाहिए भाई, लैंड को हम सेफ कैसे करें, तो फिर वही वाली चीज है, माइनिंग साइट्स पे क्या करना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी, एबेंडेंट करना पड़ेगा, माइनिंग साइट्स को रोकना पड़ेगा। देखो बात समझो, जैसे डिफोरेस्टाइजेशन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, देखो समझो बात को, डिफोरेस्टाइजेशन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, जैसे तुम्हारा झारखंड का एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, उड़ीसा का एरिया हो गया, यहां पे सबसे ज्यादा डिफोरेस्टाइजेशन होता है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा झूम कृषि, मतलब जो हमारे कह सकते हो शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, तो वो अपना जब जीवन यापन करते हैं तो जैसे एक जगह पे हुए, वहां की सारी रिसोर्स को यूज कर लिया, फिर उसको क्या किया, काट दिया, फाड़ दिया, आगे निकल गए। तो ये झूम कृषि का पैटर्न जो देखने को मिलता है वो हमारे लैंड को नुकसान पहुंचाता है, तो यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है, डिफोरेस्टाइजेशन इस एरिया पे ज्यादा होता है। मैपिंग में इन बातों को ध्यान रखो, बात समझ में आ रही, इन बातों को लिखो। फिर ओवर ग्रेजिंग सबसे ज्यादा कहां हो रही है, तो गुजरात का एरिया हो गया, राजस्थान का एरिया हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग ज्यादा देखने को मिलती है, पॉइंट्स लिखा हुआ है ओवर ग्रेजिंग, तो यहाँ ओवर ग्रेजिंग चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, बात समझ में आ रही, तो ये हो गया, ठीक है। और फिर हमारा ओवर इरिगेशन, यानी कि बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, खूब पानी भर भर के जमीनें खराब कर दी हैं, तो ओवर इरिगेशन। अब ओवर इरिगेशन वही होगा जहां पे खेती ज्यादा की जाएगी, ओवर इरिगेशन वहीं पे होगा, जैसे पंजाब का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, यहाँ पानी खूब झमाझम तरीके से होता है, तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन होता है, यहाँ पे लैंड खराब हो रही होती है, तो ये बात है। अब हम जरा एक बात को समझ लेते हैं, जो हमारी लैंड में सैलिनिटी आती है वो कैसे आ रही होती है, लैंड डिग्रेडेड कैसे कर रही होती है, यही कंसेप्ट अभी जब सॉइल में समझा रहा हूँ वही वहां पे भी यही चीज बात आ रही होगी, वहां पे भी यही। वेन वाटर इज सप्लाइड टू अ फील्ड ऑफ इरिगेशन, जैसे खूब पानी भरा गया, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे ये देखो पानी क्या करने लगा, जमीन में खूब पानी अंदर, खूब जमीन के अंदर पानी भर गया, ये मान लो सॉइल प्रोफाइल है तो जमीन के नीचे की चीज है, खूब पानी भर गया, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि जो सब सॉइल पार्ट है वो पूरा सेचुरेटेड है विद वाटर से। अब जब इतना ज्यादा पानी भर चुका है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो जमीन है वो कैसी, पानी पानी नजर आने लगेगा, पूरी जमीन में पानी पानी नजर आने लग जाएगा। अब इसके बाद में इसमें क्या होगा, वाटर क्लॉगिंग होने मतलब वाटर लॉगिंग होने लगेगी, पूरे में पानी भर जाएगा, पूरे में पानी भर जाएगा, बात समझना, पूरे में पानी भर गया। अब ये चीज अभी मैं तुमको वेदरिंग और जो डिनोडेशन का प्रोसेस होता है वहां पे भी यही मैं बात समझा रहा हूँ कि सोयल में जो नीचे के पत्थर होते हैं वो उनमें धूप जब ज्यादा पड़ती है तो टूट के ऊपर आ जाते हैं। बट यहाँ पे जो हमें बात समझनी है कि मान लो आपने खेती की, खूब पानी भरा और फर्टिलाइजर का यूज किया, उनमें भी सॉल्ट काफी सारे होते हैं, तो वो चीज है, तो मान लो पानी भर दिया, खूब पानी भर गया, लेकिन हमारे सॉल्ट प्रेजेंट किसमें, सब सॉइल में। अभी ये मैं बात सॉइल में भी आपको समझा रहा हूँ विद डायग्राम, वहां पे भी ये बात समझ में आ रही होगी
कि नीचे सॉइल प्रोफाइल में जो हमारी सेकेंडरी और टर्सरी लेयर होती है वहां पे क्या होते हैं, रॉकी पार्टिकल्स होते हैं। तो जब वो ब्रेक्स होंगे, वो जब टूटेंगे तो किसमें, सॉल्ट में ही तो टूटेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट्स में टूटेंगे, सॉल्ट्स में टूटेंगे, तो वो वाली सारी चीजें। अब क्या हुआ अंडरग्राउंडेड वाटर में, अब मान लो धूप आई, खूब झमाझम धूप है, खूब भीषण धूप है, तो धूप से क्या होगा, पानी थोड़ी देर में क्या करने लगेगा, एवोपरेट करने लगेगा, पानी ऊपर जाने लगेगा। अब जब सारा का सारा पानी ऊपर चला जाएगा तो धीरे धीरे पानी यहां से निकल जाएगा, और सारा का सारा पानी जब सूख जाएगा तो क्या बचेगा, सैलिनिटी बचेगी, यानी कि एरिड जो सॉइल है वो टाइप की दिखेगी, एरिड वाली जो लैंड है वो हमको मिल जाएगी। फंडा समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बात समझते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे कि लैंड डिग्रेडेड है, उनके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीजें हैं, सेफ कैसे की जाए बातें। तो जो डिफोरेस्टाइजेशन हो रहा है, अफोरेस्टाइजेशन करो, एफोरेस्टाइजेशन करो, भाई पौधे लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, प्लांटिंग करो, वो भी शेल्टर बेल्ट्स में। ये देखो, ये जो चीजें आपको दिख रही है इनको शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं, ठीक है, ये भी लैंड डिग्रेडेट करने से बचाती हैं, जो विंड आती है उनको ये काट के निकालती है, तो यहां फायदा हो जाता है हम लोगों को, तो शेल्टर बेड्स का यूज करो, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, भाई ज्यादा घासें ना चढ़ जाएं, ठीक है, क्योंकि घास ज्यादा ज्यादा रहती है वो भी आपकी लेयर को प्रोटेक्ट ही तो कर रही है, वो भी आपके सॉइल को प्रोटेक्ट कर रही है, वो भी आपके लैंड को प्रोटेक्ट कर रही है, कौन, ग्रास। लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी तो सारी की सारी घासें चली जाएंगी, जब सारी घास ही चली गई तो फिर खराब हो जाएगा, तो कंट्रोल करना है वहां। मतलब अगर क्वेश्चन ये बनता है कि लैंड डिग्रेडेड होने के कारण बताओ, तो इन्हीं सबको पलट दो, डिफोरेस्टाइजेशन कर दो, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, माइनिंग हो रही है, वो सारे पॉइंट बचाना कैसे, ये सारे पॉइंट। अब जैसे जो रेतीली जगह होती हैं तो वहां पे सैंड ड्यून्स आते हैं, सैंड ड्यून्स मतलब खूब बहुत बड़े रेत होती, बहुत सारी रेत होती, वो एक साथ आ रही होती, बहुत ज्यादा रेत एक साथ आ रही होती है, उसको रोकने के लिए क्या करने पड़ते हैं, जो ये झाड़ी वाले पेड़ हैं, ठीक है, जिसमें बुशेस ज्यादा होते हैं, इनको लगाओ। जब ये ज्यादा से ज्यादा लग जाएंगे तो क्या करेंगे, वो सारी की सारी रेत को रोकेंगे, और जब रेत को रोकेंगे तो सैंड ड्यून्स हमारे नहीं बनेंगे, तो एक ये चीज हो गई। अब मेथड टू रिड्यूस लैंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब एरियन एरियाज, जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, सब अर्बन एरियाज हैं, वहां पे कैसे लैंड डिग्रेडेड रोका जाए, वही वाली चीज कि प्रॉपर मैनेज ऑफ वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड को प्रॉपर मैनेज करो, ज्यादा ज्यादा वहां पे फॉरेस्टाइजेशन करो, ठीक है, तो वहां पे क्या करो, ज्यादा ज्यादा फॉरेस्टाइज मतलब अफॉरेस्टाइजेशन करो, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ, तो वेस्ट लैंड का भी क्या हुआ, यूज हुआ, एक बात, ठीक। बात लिखते चल रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, शहरी क्षेत्रों में भी जो माइनिंग हो रही है उन पे भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और जैसे इंडस्ट्रियल है, ये सारी देखो इंडस्ट्री दिख रही होगी, ये पूरी इंडस्ट्री है, इनका जो वेस्ट मटेरियल और वेस्ट पानी आता है उसको भी हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपर मेथड बनाना चाहिए कि भाई ये पानी ऐसे ऐसे करके निकले तो हमारी जमीन बच सके, तो वो चीज है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या हैं, और आप बताइए कि इंडस्ट्रियल कॉज कौन कौन से हैं, सारी वही इंडस्ट्रियल वाली सारी बात एक तरफ से लिख देनी है। तो क्वेश्चन तुमसे किसी भी टाइप से पूछ ले, तुम तैयार हो, क्योंकि तुम्हारे पास नोट्स, तुम्हारी शॉर्ट नोट्स तैयार हैं, तुमने 2 से 3 बार रिवीजन कर रखा है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, चीजें भी समझेंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम लोगों ने रिसोर्स पढ़ लिया, लैंड डिग्रेडेशन समझ लिया, लैंड डिग्रेडेशन में जो पॉइंट तुमने समझे हैं उन्हीं कुछ पॉइंटों को यूज करना है हमको सोइल एज ए रिसोर्स में। तो अपना इस चैप्टर का पूरा पार्ट फर्स्ट खत्म होता है, पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है, जो कि थोड़ी देर में हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। सोइल के भी क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्कर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी डील करना है हमको। तो सोइल को एक बार अच्छे समझना है, कुछ चीजें सोइल में ऐसी आएंगी जो आप क्लास 9th में पढ़ रखे हैं, उसका यूज आ जाएगा, हालांकि कौन नहीं पढ़ता है क्लास 9th, लेकिन फिर भी हम समझेंगे। सोयल रिसोर्स, तो भाई हमको पता है कि जो सोयल है वो हमारी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, अभी हमने बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा इस चीज को। तो इसको भाई सेव करके चलना है, इसका सपोर्ट करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें काफी सारे हैं, और सोयल से ही हमारा खाना बनता है, सारी चीजें, तो लिविंग सिस्टम सोयल पे चलता है। ये सोयल प्रोफाइल अभी हम इसकी थोड़ी देर में बातें कर रहे होंगे कि एक लेयर में क्या, दूसरी लेयर में क्या, तीसरी लेयर में क्या है, और एक मिट्टी बनने में काफी समय लगता है, ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ ऑफ सॉइल, तो थोड़ी सी सॉइल बनने में काफी समय लग जाता है, तो समझेंगे हम, प्रोसेस भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनाने में किन किन फैक्टर्स का यूज होता है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे तुम्हारे माउंटेन्स हो गए, तो जो आपके माउंटेन्स हैं वो माउंटेन्स भी सॉइल बनाने में काम आ रहे होते, कैसे आ रहे होते भी हम समझेंगे। जैसे हवा चलती है तो यहां से तुम्हारा डिनोनेशन होता है, जिससे कि वेदरिंग जिसको हम बोलते हैं, वेदरिंग होता है, मिट्टी नीचे गिरती भी, इस बातों को समझ रहे होंगे भी थोड़ी थोड़ी। पेरेंट रॉक, मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी का पापा कौन,
यानी कि जो मिट्टी उसके ऊपर बना हुआ है, वो नीचे जो चट्टान है, जो रॉक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक। जैसे लैटराइट सॉइल वाले में भी हम ये बात कर रहे होंगे, वहां भी समझेंगे हम इस चीज को। बेड रॉक हो गया। और क्लाइमेट, क्लाइमेट भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी मिट्टी को बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, आप किस प्रकार की खेती कर रहे हैं, वेजिटेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट सी बात है। और वहां का कल्चर कैसा है, वहां लोग कैसे हैं, वहां का लाइफ स्टाइल कैसा है और समय कैसा है, ये सारी बातें भी हम इस चीजों को समझ रहे होंगे। अब वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। काफी सारे फैक्टर काम करते हैं हमारी एक सॉइल को बनाने के लिए। देखो जैसे कौन कौन से, टेम्परेचर, अगर कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत भीषण टेम्परेचर है, तो एक अलग प्रकार की मिट्टी। टेम्परेचर वही नहीं है, ठंडा है, तो ग्लेशियर मिट्टी। तो हर जगह की मिट्टियां जो है, हर जगह की सॉइल है, वो अलग अलग चीजों पर निर्भर करती हैं। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, भाई पानी कैसे चल रहा है, पानी के बगल वाली मिट्टी, पानी के नीचे वाली मिट्टी, पानी से बहुत दूर वाली मिट्टी, जो हम भाबर, तराई, खादर, भांगड़, ये सब चीजें समझ रहे होते हैं, वो इसी के कंसेप्ट है। विंड और ग्लेशियर्स की मिट्टी हो गई, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स, जैसे ह्यूमस, कुछ मिट्टियों में, कुछ सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होता है। ज्यादा ह्यूमस, ज्यादा हमारे कैल्शियम पोटेशियम की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, वो मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, उसमें हमको फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना पड़ता है। जो आजकल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिट्टी का यूज किया जाता है, उसी में ह्यूमस का बहुत ज्यादा यूज होता है, वो सारी बातें। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, कि कलर कैसा है, थिकनेस कैसी है, दिखता कैसा है, कहां पाई जाती होगी मिट्टी, उन सब के बारे में आओ मिट्टी मिट्टी समझ लेते हैं। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। इतनी सॉइल हमको समझनी है। आराम से खटाक से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हेडिंग लगा करके फटाक से इतनी बातें लिख लो। समझते हैं भाई एलोवियल सॉइल क्या होती है और कहां पाई जाती है। देखो, ये जो आपको एरिया पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, यहां पर एलोवियल सॉइल पाई जाती है। बात को जरा, एक मेरी बात को जरा आराम से समझना, ध्यान से समझना। देखो, एलोवियल सॉइल मिट्टी वहां पाई जाएगी जहां पे तुम्हारी सारा रिवर सिस्टम मिल रहा होगा, या फिर जहां पे रिवर जा रहे होंगे। तो समझो, जैसे यहाँ पे देखो, 3 रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारा इंडस रिवर सिस्टम, एक तुम्हारा ब्रह्मपुत्र और एक तुम्हारा गंगा। तो ये पूरा पूरा गंगा का प्लेन है। ये तुम्हारा कह सकते हो पंजाब वाला जो पूरा एरिया हो गया, ठीक है। तो इधर साइड का इंडस वाला पूरा, और ये ब्रह्मपुत्र वाला जिसमें असम वगैरह की सारी चीजें आएंगी। अच्छा, इधर साइड भी कुछ एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तब तुम्हारे ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न जो कोस्टल ईस्टर्न एरियाज है, वहां पर भी। तो यहाँ पे भी हमारी कम से कम 4-5 क्या बहुत सारी जो हमारी रिवर्स हैं, जैसे महानदी हो गई, ठीक है, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, तुम्हारी कावेरी, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। तो ये सारी की सारी भी यहीं आके मिल रही होती। तो यहाँ पे भी जो सॉइल बन रही होती है, वो कौन सी होती है, एलेवियल सॉइल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता बनता, मैं फिर बता रहा हूँ, एमसीक्यू में बनता ही बनता है बहुत अच्छे से। जैसे सब बच्चे कहते हैं हमको सॉइल ही नहीं समझ में आ रही, सॉइल क्या होता है। अरे, क्लासिफिकेशन तुमने समझा कि नहीं समझा। एलुवियल सॉइल, बस तुमको एक दो चीजें दिमाग में रखनी कि एलुवियल सॉइल कहाँ होगी, जहां पे कोई ना कोई रिवर सिस्टम मैच करेगा। रिवर सिस्टम तुमने 9th में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, कि भाई ये तुम्हारा इंडस का एरिया हो गया, ब्रह्मपुत्रा का एरिया हो गया, गंगा का एरिया हो गया, एलुवियल सॉइल। और हम लोग जिसमें, जो हम लोग मैक्सिमम खेती करते हैं, एलुवियल सॉइल पे ही करते हैं। उन चीजों को भी थोड़ा बताते हैं। जैसे समझो कि जो एलुवियल सॉइल होती है, उसके बगल में ऐसे करके तुम्हें पत्थर देखने को मिलेंगे। मतलब कहीं दूर से नदी आई, नदी किसी माउंटेन से उतर रही होगी, तो माउंटेन में वेदरिंग होती है। पत्थर जैसे पूरा माउंटेन, तो वो टूट करके उसके पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं, तो वही पत्थर इधर देखने को मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूं जहां रिवर निकलेगा उसके बगल में पत्थर देखने को मिल जाएंगे। चाओस वाला एरिया भी इसी को बोल सकते हैं, ठीक है। तो सच सोइल्स आर प्रीडोमिनेंट प्लेन्स, दुआर, चाओस और तराई का एरिया। इस पे बहुत थोड़ी सी छोटी सी बात करेंगे, तुमको बात हम जरा समझाते हैं। देखो, मेरा कहना मतलब, इसमें जैसे बच्चों को पहले ये नहीं पता होता कि ये क्या चीज है, प्रीडोमिनेंट प्लेन क्या है, ठीक है। तो इस पे जरा हम बात कर ले रहे हैं। देखो, ये चीज है, तो मेरी बात को जरा समझना। देखो, प्रीडोमिनेंट प्लेन क्या होता है, जैसे कोई एक माउंटेन है, मान लो ये माउंटेन है, तो इसका जो फुटहिल्स का एरिया है, उसको हम बोलते हैं प्रीडोमिनेंट प्लेन्स। एक बात, ये एरिया को, जो मतलब कोई माउंटेन है, माउंटेन से यहां से मान लो रिवर तुम्हारा उतर रही है, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये तुम्हारा प्रीडोमिनेंट प्लेन्स है। एक बात, ठीक। अब क्या होगा कि जब तुम्हारे, जैसे जब तुम्हारा माउंटेन से वेदरिंग होगी, मान लो यहाँ पे पत्थर टूटेंगे, तो पत्थर टूटेंगे, तो पत्थर यहाँ पे टूट टूट के इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे पत्थर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे। तो पानी जब आएगा तो इनके अंदर से जाएगा,
और ऐसे करके मिट्टी में पूरा प्लेन एरिया में निकलेगा। ये एरिया एक अलग चीजों को जानते हैं जिसको हम भाबर बोलते हैं, अभी हम इस चीजों की भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दुआर्स क्या है। तो देखो दुआर्स क्या होता है, जो इधर साइड का ये पूरा एरिया है आपका ईस्टर्न प्लेन वाला, जो ईस्टर्न का एरिया है इसी को हम बोलते हैं दुआर्स। यही हमारा दुआर्स है, ये जो ईस्टर्न वाला एरिया है। फिर ये तुम्हारा पूरा गैंगटिक प्लेन है और ये शिवालिक सीरीज है मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारे शिवालिक माउंटेन है। तो शिवालिक माउंटेन में जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह हैं वो सब तुम्हारे चाओस हैं, ठीक है। और जहां पानी पूरा भरा होता है, पूरे में पानी पानी होता है, वो तुम्हारा कौन सा एरिया है, वो तुम्हारा तराई का एरिया है, ठीक है। अभी हम इसको एक प्रैक्टिकल से भी समझेंगे, कराता हूं मैं भी, उससे भी मैं दिखाता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो पिडोमेंट प्लेन इज ज्यादा फाउंड ऑफ फुट, मतलब वही चीज मैंने बताया कि पिडोमेंट क्या है, जो अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब बात को समझो, ये वही शिवालिक रेंज में है, वही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं जो मैंने भी आपको समझाई। तराई एरिया कौन सा होता है, इस पे अच्छे तरीके से बात भी हम कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो बात को, तो जैसे एलोवियल सॉइल है तो वो उसका भी क्लासिफिकेशन है कि भाई कैसे बन रही होती है, उस चीज को भी हम जरा समझेंगे। जैसे इसमें खादर क्या होता है, भांगड़ भंगार क्या होता है, भांगड़ क्या होता है, वो चीज है। अब बात को जरा ध्यान से समझना, माउंटेन है, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है तो वेदरिंग प्रोसेस एक होगा, ठीक है। यहां से मिट्टी के कुछ ना कुछ पार्टिकल क्या होंगे, मतलब पानी इधर देखो ऐसे ऐसे करके आएगा, ये देखो पानी ऐसे ऐसे करके आएगा, और जब पानी आ रहा होगा तो इसके पार्टिकल कुछ नीचे गिर रहे होंगे, पार्टिकल कुछ नीचे गिर रहे होंगे। तो अब पार्टिकल क्या करेंगे, यहां पे इकट्ठा होने लग जाएंगे थोड़े थोड़े करके, ये देखो यहां पे पार्टिकल इकट्ठा होने लग जाएंगे, इसी को बोलते हैं भाभर का एरिया। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जब यहां से गंगा आती है तो यहां पे वो सारे सारे जो अभी अभी एक इमेज दिखाई दी ना, जिसमें रिवर ऐसे चल रही है और बगल में क्या है, पत्थर है, रॉकी पार्टिकल, छोटे छोटे पत्थर, वही सारे पत्थर यहां पे आते जाएंगे, उसी को हम बोलेंगे भाबर का एरिया। पहले तो इतनी बात क्लियर हुई, माउंटेन बरसात हुई, माउंटेन पिघला, ठीक है, और रिवर चल के आ रही है नीचे, छोटे छोटे पत्थरों को अपने साथ तोड़ती हुई लाएगी और वो यहां पे पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे, उसके अंदर गंगा एंटर करेगी और फिर जाकर के प्लेन एरिया में निकलेगी। बात समझ में आई, काम समझ में आ गया, भाबर समझ में आ क्या गया होगा कि पत्थर टूटेगा, पत्थर यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, वही वाला एरिया भाबर होगा। खादर भी समझ लेते हैं और भंगार भांगड़ भी समझ लेते हैं, वो दोनों उन चीजों को भी समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से पत्थर हमको साइड में दिखने लग जाते हैं, इधर उधर इधर उधर इस टाइप से। तो जैसे कुछ जगहों पे सैंडी होता है, कुछ जगह ग्रेवल होता है, कुछ जगह बोल्डर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब क्या होगा, इनका एक अलग फ्लो बनेगा, क्योंकि जैसे इसमें रिवर इंटर करेगी और रिवर इंटर करने के बाद यहां से निकलेगी, और जैसे यहां से निकलेगी तो यहां पे एक पूरा का पूरा प्लेन एरिया तैयार हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं तराई का एरिया, यानी कि ये वाला। तो यही हमारा चाउस एरिया था, जिसको हम भाबर का एरिया बोल सकते हैं, मतलब कि भाबर का एरिया मतलब कहने का मतलब जहां पे पत्थर ज्यादा है, पानी आया, पानी मतलब यहां से ऐसे आया, ये सारे पार्टिकल आए यहां इकट्ठा हो गए खूब सारे, इससे टूट के अब इसके अंदर पानी जाएगा और ऐसे करके निकलेगा, पानी इसके अंदर जाएगा और ऐसे करके निकलेगा, और फिर हमारा पूरा प्लेन का एरिया बनेगा, जिसको हम बोलेंगे तराई का एरिया, ठीक है। वहां पे हम अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स का कल्टीवेशन करेंगे, अलग अलग क्रॉप की कल्टीवेशन करेंगे यहाँ पे तराई वाले एरिया में। ये बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो वहां पे फिर धीरे धीरे करके यहाँ क्या होने लगेगी, यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट होने लगेगी, कुछ दिनों बाद में जब पानी वहां से चला जाएगा तो वहां एक सॉइल डिपॉजिट होने लगेगी, वही हमारी एलोवियल सॉइल बन करके निकलेगी। बात समझो, देखो जैसे ये पानी तुम्हारा यहां से आया, गॉर्ज के बीच में से एक पानी निकला और पानी ऐसे करके आ रहा, अब ये वो तराई वाला एरिया है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये तराई वाला एरिया है, पानी आया। अब मान लो बरसात बहुत ज्यादा हुई, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा होने लगा, ठीक, तो खूब खूब पानी बरस रहा है, खुद देखो पानी बरसने लगा, तो अब ऑटोमेटिक ये फ्लो क्या करेगा, बढ़ जाएगा, देखो ये फ्लो ऑटोमेटिक क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ये फ्लो बढ़ जाएगा। ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, पानी बरसा, पानी बढ़ा, तो अब पानी दूर दूर तक चला गया, यानी कि यहां तक भी आ गया और यहां तक भी आ गया, इतनी इतनी जगह पर पानी भर गया है, ठीक है। यानी कि ये वाली ये वाली मिट्टी नई मिट्टी बन गई, ठीक, बारिश रुक जाएगी, फिर धीरे धीरे करके पानी अपने उसी जगह पे आ जाएगा। तो ये जो मिट्टी तैयार हुई है, जो नई मिट्टी तैयार हुई है, उसको हम बोलेंगे खादर मिट्टी, क्योंकि ये बिल्कुल अभी ताजा ताजा तैयार हुई, नई मिट्टी तैयार हुई। उससे पहले की जो मिट्टी है वो भांगर मिट्टी है। मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाते टाइम बताता हूं, बहुत कंफ्यूजन रहती है कि खादर क्या भांगड़ क्या, BHANGAR भांगर मिट्टी, बहुत ध्यान समझना। कबाड़ी वाले को भंगार वाले बोलते हैं कि अरे भंगार में बेचाओ, अरे भंगार में बेचाओ, कबाड़ी के पास सामान कैसा पुराना, जो मिट्टी तराई वाले रीजन में पुरानी हो गई है
वही भंगार की मिट्टी, सबसे आसान तरीका एकदम। अपनी भाषा में लिखो कॉपी पे, क्या लिखना है? भांगर मिट्टी वो मिट्टी है जो भंगार वाली है, और भंगार वाली कौन सी मिट्टी होगी? कबाड़ी वाली। क्लियर 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 क्लियर। तो कुछ समय बाद क्या होगा, जब जैसे जैसे टाइम डिके होते जाएगा धीरे धीरे करके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर पानी बरसा, फिर से खूब, अब और ज्यादा मान लो वहां तो खूब और पानी भर गया, ठीक है, और फिर पानी धीरे धीरे करके कम हुआ, तो ये जो पुरानी मिट्टी बन गई, समझना, जो पुरानी मिट्टी होगी, क्योंकि ये तो अब तो नई ये बनी, वो पुरानी मिट्टी है, तो पुरानी वाली मिट्टी को हम बोलेंगे भांगर मिट्टी। मतलब उसी वाले कंसेप्ट से समझना है कि जो पुरानी मिट्टी, उसको बोलेंगे भंगार वाली मिट्टी। बात समझ में आया? पानी आया, नया पानी, अब मान लो फिर से पानी बहुत तेज बरसे, तो अब वो पानी यहां तक मान लो भर गया, तो ये वाली मिट्टी और उधर चली जाएगी, जब वो और उधर चली जाएगी तो वो पुरानी मिट्टी हो जाएगी और बनने वाली नई मिट्टी ये हो जाएगी। तो ये वाली भांगर मिट्टी है और ये वाली खादर मिट्टी, और यहां पानी चल रहा है। भांगर वाली मिट्टी पे हमको छोटे छोटे पार्टिकल दिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो वो पुरानी मिट्टी, ये नई मिट्टी, ऐसे करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना, चलो आगे बढ़ो फिर। तो वही सारी बातें जो मैंने समझाई वही वहां पे लिखी हुई हैं। अच्छा, लिखा हुआ द बंगार सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स एंड द खादर। बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैं क्या बता रहा हूं, जब पानी आएगा तो अपने पार्टिकल को साइड में करेगा ना, तो जब साइड में करेगा तो जो मोटे मोटे वाले पार्टिकल हैं वो कहां मिलेंगे? कचड़ा कंकर पत्थरा कहां मिलेगा? अरे कहां मिलेगा? कचड़े वाले के पास में, भंगार वाले के पास में, यानी कि भंगार वाली सोयल में मिलेगा। अरे समझ में आया कि नहीं? यही लिखो, ऐसे ही ध्यान रहेगा, वरना फिर भूल जाओगे, फिर कहोगे अरे मर गए, कौन सा एलोवियल सोयल, कहां भंगार, कहां क्या क्या, तो वाली चीज है। और जो खादर वाली मिट्टी होगी वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे। तो खादर वाली मिट्टी, मतलब अगर पूछा जाए खादर और भंगार वाली मिट्टी में से कौन सी ज्यादा फर्टाइल है, तो हम कौन सी मिट्टी बोलेंगे? जो नई मिट्टी बनी है, यानी कि खादर वाली मिट्टी। तो वो बात हो गई। तो जो हम लोग कल्टीवेशन भी करते हैं वो किस वाली सॉइल पे कर रहे होते हैं? खादर वाली सॉइल पे कर रहे होते हैं। और एलोवियल सॉइल का हमने एरिया देख लिया, वो सारा का सारा फर्टाइल होता है, और वहां पे अलग अलग चीजों की हम लोग क्रॉपिंग कर पा रहे होते हैं। चाहे वो शुगर कोइन की हो गई, चाहे वो तुम्हारे पैडी हो गए, चाहे व्हीट हो गया, गेहूं जौ बाजरा, इन सबकी जो खेती होती है, इन सबका जो कल्टीवेशन होता है वो यहाँ होता है। यूपी पे हो, यूपी में फेमस कल्टीवेशन किस चीज का है? शुगर केन का है, व्हीट का है, ठीक है, जौ बाजरा की खेती होती है, तुम्हारे चावल की खेती होती है, यही होती है। और हम लोगों के एरिया कौन सा? तराई वाले रीजन में है। अगर थोड़ा सा उधर साइड जाओगे, उत्तराखंड साइड बढ़ोगे जा करके, तो वहां तुम देखोगे जब गंगा आ रही होगी तो उसके जस्ट बगल में कुछ पथरीली मिट्टी होगी, भावर वाला एरिया। जहां से गंगा जस्ट अभी आई है, थोड़ी देर बाद भंगार वाला एरिया मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से इतनी बात तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है, थोड़ा सा पीछे करके देखोगे फिर समझ में आ जाएगी। ठीक, बहुत टफ नहीं है ज्योग्राफी, कंसेप्चुअल है। अगर तुम बहुत ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो, ध्यान से शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना लो, तो बहुत टफ नहीं है टेंथ की ज्योग्राफी। समझ रहे हो ना? आसान है, तुम पता नहीं क्या टेंशन पालते रहते हो। चलो आगे बढ़ो। तो ये वाली मिट्टी क्या होती है? ठीक ठाक हाईली फर्टाइल मिट्टी होती है, और मैक्सिमम इंडिया में इसी मिट्टी पे हम कल्टीवेशन कर पा रहे होते हैं। तो ये बात, तो क्वेश्चनवा क्या बना? क्वेश्चनवा बना कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। अरे राजा बाबू, खटाखट खटाखट वही सारी बातें लिख दो कि भाई वेरियस प्रोपोर्शन में मिलती है, पूरे साल देखने को मिल जाती है, एलुवियल सॉइल पे बहुत सारी फर्टाइल मतलब अलग अलग प्रकार की खेती कर सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करो, अगर मान लो मिट्टी खराब हो गई, प्रॉपर ट्रीटमेंट करो, फिर इरिगेशन ज्यादा कर लो, तो काम बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पीडीएफ तुमको मिलेगी मिलेगी, उसमें सारे आंसर अच्छे से लिखे हुए हैं, आराम से नोट कर लो। लेकिन तुम्हें बात तो समझ में आ गई ना, तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब एक दो बार प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओगे, क्वेश्चन देखोगे, काम बन जाएगा। सिंपल सी बात है। एलुवियल सॉइल समझ में आ गई ना? ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लैक सॉइल कहां मिलेगा? जहां पे लावा निकला होगा। समझते हैं थोड़ी सी बात। चलो अब देखो ब्लैक सॉइल कहां पे मिलेगा। These soils are black in color, are also known as रेगुर soils। देखो इनको रेगुर सॉइल्स भी बोलते हैं। इनमें जो कल्टीवेशन होता है, इनमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, यही चीज, कॉटन हो गया। कॉटन की इसमें कल्टीवेशन करते हैं, बहुत काफी चीजों का इसमें कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन फेमस ये कॉटन के लिए है। कॉटन कल्टीवेशन यहाँ पे ठीक मात्रा में किया जाता है। अगर ये ब्लैक है, तो जिस रॉक पे होगी, पेरेंट रॉक पे, वो या तो बहुत गर्म होगी, ठीक है, तो गर्म अगर है तो यानी कि वहां पे लावा वावा टाइप वाली मिट्टी होगी। अब देखो दो तीन क्वेश्चन लिंक होते हुए बनते हैं हमेशा ज्योग्राफी में। लावा कहां था? किस जगह पे था लावा तुम्हारा?
तो इंडिया के जैसे महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया या फिर दक्कन प्लेटूज जहाँ पे हैं, वो सारे एरिया हो गए, तो उन एरिया को हम समझेंगे, यानी कि जो बेसाल्टिक रीजन वाले एरिया हैं, ठीक है, ये वाले एरिया, इन जगहों पर मैंने क्या समझाया था कि जैसे जब हमारा पेंजिया जब टूटा था, गोंडवाना लैंड हमारा जा करके ऐसे करके इसमें भिड़ता है जा करके, तो ऐसे करके जब ये पूरा पूरा इंडिया इसमें भिड़ता है, तो यहाँ से भी प्रेशर लगता है, यहाँ से भी प्रेशर लगता है, और ये हमारा जो ये पूरा पूरा समुद्र है, वो भी प्रेशर लगाता है। तो अगर मिट्टी पे प्रेशर लगाओगे जमीन पे, तो वो जमीन ऑटोमेटिक क्या करेगी, उचक जाएगी। ये उचकी वाली जमीन को हम बेसाल्टिक जमीन बोलते हैं, बेसाल्टिक लैंड बोलते हैं, बेसाल्टिक रॉक बोलते हैं। दो प्रकार की रॉक तुमने पढ़ी होंगी, इग्नियस वाले जो चीजें तुमने रॉक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि बेसाल्टिक है और तुम्हारा ग्रेनाइट के रॉक्स हैं। तो ग्रेनाइट वाली रॉक्स नीचे होती है, बेसाल्टिक वाली रॉक्स ऊपर होती है, तो बेसाल्टिक रॉक्स हैं। एक और बात तुम्हें रॉक वाला चीज पता चल गई। जो तुम्हारा महाराष्ट्र का एरिया है, ठीक है, जो तुम्हारा छोटा नागपुर का एरिया है, ठीक है, ये जितने भी तुम्हारे ये प्लेटू बने हुए हैं छोटे 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 छोटे, ये सारे के सारे प्लेटू में ब्लैक सॉइल मिलती है ठीक मात्रा में। जैसे प्लेटू एरिया ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तुम्हारा गुजरात का थोड़ा एरिया हो गया, तुम्हारा दक्कन प्लेटू पूरा का पूरा हो गया, ये जो छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है, ये छोटा नागपुर का प्लेटू बोला जाता है, वो एरिया हो गया। कुछ कहाँ गया, कुछ इस जगहों पर हो गया। अच्छा, गोदावरी कृष्णा नदी हम यहाँ पे पढ़े हुए थे, वो चीज हम लोगों को पता ही है कि मॉइस्चर भी ठीक ठाक हमको इस मिट्टी में मिल रहा होता है। दो कंडीशन इस मिट्टी में बनती हैं, उन दो कंडीशनों को भी हम अच्छी तरीके से भी समझ रहे होंगे। जैसे जब ठीक ठाक तरीके से मॉइस्चर मिल जाता है, तो बढ़िया एकदम गादी टाइप की मिट्टी हो जाती है, खूब क्लेई वाली मिट्टी हो जाती है अच्छी तरीके से, और ठीक ठाक इसमें कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। ठीक, अभी हमने बात वो समझी ही, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स खूब होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट खूब सारा होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, इसमें मैग्नीशियम खूब सारा होगा, खूब सारा पोटाश होगा, खूब सारा लाइम होगा, NaOH जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो ये सारी चीजें हमारी ब्लैक सॉइल में खूब सारी मिलेंगी। क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गया। ब्लैक सॉइल होगी कहाँ पे, जहां पे प्लेटू ज्यादा होंगे वहां पे ब्लैक सॉइल होगी, क्योंकि उसकी पेरेंट रॉक में क्या होगा, लावा, ठीक है, वोल्केनो इरप्शन वगैरह, इस वजह से वहां पे ये ब्लैक सॉइल है। किस चीज का कल्टीवेशन, किस चीज की क्रॉपिंग होगी वहां पे, कॉटन की क्रॉपिंग होगी, और भी काफी सारी चीजों की क्रॉपिंग होगी, उसको भी हम समझेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, अब अगर वेदरिंग जो होती है, मतलब जब खूब सारी हीट जब मिलती है, तो ऐसा करके इरोजन होता है इसमें, ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे मान लो खूब वर्षा हो गई, खूब पानी भर गया, तो इस टाइप से मिट्टी हो जाती है, खूब एकदम दलदली मिट्टी हो जाती है, पैर रख दो धस जाता है, फिर उससे पैर निकालते नहीं बनता है। तो खूब पानी बरस गया, तब भी हम इसमें कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। खूब सारा मतलब धूप ही धूप है, तो भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक फिक्स कंडीशन में ही कल्टीवेशन होता है इसमें अच्छे तरीके से। अब दलदली मिट्टी हो जाती है, तो भी उसमें कल्टीवेशन करने में तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि प्री मानसून पीरियड वगैरह 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 वगैरह। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सोइल, लिख दो भाई सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कि इस चीज की। देखो, अब तुमको नोट्स उसी पैटर्न से बनानी जैसे मैं हमेशा समझाता चलता हूं। तुमने ब्लैक सॉइल एक जगह पे लिखा, फिर तुमने लिखा कि यहाँ पे इस चीज की क्रॉपिंग हो सकती है, इस चीज का कल्टीवेशन हो सकता है, प्लेटू जहां होंगे ये सॉइल वहां पाई जाएगी, और प्लेटू जहां पे होंगे वहां पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, ब्लैक इसी वजह से ये बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह इन सब चीजों की इसमें अधिकता होगी। बात समझ में आ गई? और मानसून पीरियड में मिट्टी बहुत ज्यादा दलदली हो जाएगी, और जब सूख जाएगा तो वो वैसी हो जाएगी, एरिड टाइप की हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये बस सिंपल से एकदम बहुत आसान बात है भाई। रेड एंड येलो सोइल्स, इसको भी समझ लेते हैं कि रेड एंड येलो सोइल्स क्या होता है, और ये सोइल कहाँ पे मतलब मिलती है। तो रेड सोइल डेवलप्स ऑन अ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, जो जो ये रेडिश कलर की रॉक हमको दिखने को मिलती है, मेटाफोरिक रॉक से डिफ्यूजन होने के बाद में देखने को मिलती है। यहाँ पे किस प्रकार की खेती करते हो, किन किन चीजों को प्रभाव देखने को मिल रहा होता है, वो भी समझ लेते हैं। अगर ये हल्का सा हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो इसका थोड़ा सा येलो कलर हो जाता है, मतलब वही रेड वाली सोइल का जब वो हाइड्रेटेड होता है, उसमें थोड़ा बहुत पानी मिलता है, तो उसका कलर येलो हो जाता है। बात समझो। अब जो हीट वाले एरिया होंगे वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, जैसे आपका ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, कुछ वेस्टर्न घाट्स के इधर साइड वाला एरिया हो गया आपका, ठीक है। बाकी असम वगैरह साइड का, ये तुम्हारा नागालैंड मिजोरम इधर साइड का जो होगा, वहां पे हमको रेड एंड येलो टाइप के सोइल देखने को मिलेगी। ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। यही दक्कन प्लेटू वगैरह का जो एरिया है वहां पर, ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया है तुम्हारा, यहाँ पे अच्छी तरीके से हमको उड़ीसा वगैरह के एरिया में तुमको देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ के एरिया में तुमको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स वाला है, इसका जो पिडोमेंट जोन है, पिडोमेंट जोन अभी हम लोगों ने समझा था, यानी कि फुट हिल्स, माउंटेन का फुट हिल्स, तो फुट हिल्स पे ये अच्छी तरीके से हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो पिडोमेंट जोन को, ये जैसे हिल है, तो उसके जो ये फुट हिल्स का एरिया होता है, उसी को हम पिडोमेंट जोन बोलते हैं, जो कि हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे होते हैं।
बस इसी टाइप की मिट्टी होती है, इसी में ये दो एक दो बातें हैं। लेटराइट सॉइल, इसके क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर मींस ब्रिक्स, लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब लैटिन में ब्रिक्स होता है। अब देखो ये कहां पे लेटराइट सॉइल कहां पे होगी, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, लेटराइट सॉइल होगी जहां पे खूब बारिश हो और खूब धूप हो। मतलब ये तो अजीब ही बात हो गई, यानी कि जहां टेम्परेचर भी ठीक ठाक हो, एकदम गजब टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी भी एकदम गजब हो, खूब बारिश हो रखी हो, वहां पे ये मिट्टी मिलेगी। इतनी बात भाई तुम्हें ध्यान रखनी है कि लेटराइट मिट्टी जहां खूब बारिश हो, जहां खूब धूप हो, वहीं मिलेगी लेटराइट मिट्टी। ऐसी कौन सी जगहें भैया, ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पे, जैसे तमिलनाडु का एरिया हो गया, जैसे केरल का एरिया हो गया, ये सारी वहां पे मिलेगी। अब बात समझो, होता क्या है, लेटराइट सॉइल में खूब बारिश हो रही है, खूब धूप है, तो खूब बारिश होने से जो हमारी सॉइल है, समझना जरा बात को, मेरी बात को, जैसे हमने बोला कि ये तुम्हारी प्राइमरी सॉइल है, ठीक है, ये तुम्हारी प्राइमरी सॉइल है, और फिर ये उसके नीचे का पार्ट है, फिर यहाँ पे तुम्हारे रॉक्स वगैरह होते हैं सॉइल प्रोफाइल में, और फिर यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो लीचिंग क्या होता है, जैसे पानी बरसा, तो पानी बरसने के बाद में इसी के अंदर पानी इंटर करने लगे, इसको लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग समझ में आ गया क्या होता है, जब पानी इसी के अंदर इंटर करने लग जाता है, तो उसी को हम लीचिंग बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए, लीचिंग होगी, मतलब लीचिंग होगी अच्छी तरीके से जब पानी क्या होगा, खूब ज्यादा बरसेगा। बात समझ में आ गया, तो लीचिंग होने लग जाएगी, पानी अंदर तक जाएगा खूब अच्छी तरीके से, यानी कि वो खूब पानी उसमें भर चुका होगा उस वाली मिट्टी में, वो चीज है। तो वही मतलब रेन वाटर जहां पे ज्यादा होगा। अब ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल, अरे सिंपल सी बात है, ह्यूमस, ह्यूमस एक बार जरा ह्यूमस भी समझा देता हूँ, ह्यूमस में क्या मामला होता है। देखो जैसे जो ह्यूमस वर्ड है, तो ह्यूमस में क्या होगा, जैसे मान लो कोई प्लांट है या ट्री है, और ये तुम्हारा जमीन है, तो यहाँ का मान लो यहाँ से कोई पत्ता यहाँ पे टूट के मान लो पत्ता वगैरह गिर गया, ठीक है, और कुछ एक दो जानवर यहाँ पे मरे पड़े हैं, तो उन सबसे जो ये जो चीजें होती हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, ह्यूमस। मतलब खूब सारा उसमें लिविंग चीजें हों, ठीक है, जो मतलब डेड हो चुकी है वो वाली चीजें, तो खूब ज्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट बनाएगा हमारा, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्ट बनाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर खूब ज्यादा हो जाएगा, अगर जैसे यहां पे हमने लिखा हुआ है कि हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, खूब टेम्परेचर है, तो ये सारा का सारा ह्यूमस क्या करेगा, मर जाएगा, सारा का सारा ह्यूमस खत्म हो जाएगा। जब ह्यूमस खत्म हो गया, तो यहां पे हम ऑर्गेनिक वाली चीजें नहीं बना सकते। तो अब देखो मैं ऐसे ही तुमको लोगों को समझाता हूं, हाई टेम्परेचर है, देखो मैं हमेशा बताता हूं लेटराइट वाले में तुम्हें हाई याद रखना, हाई टेम्परेचर, ठीक है, कि खूब ज्यादा टेम्परेचर होगा, इतनी बात याद रखनी तुमको। किस क्रॉप का कल्टीवेशन करोगे अगर हाई टेम्परेचर है, गरम, ज्यादा, ज्यादा गरम, तो गरम गरम वाली चीजें उगाई जाएंगी। ये कौन कौन सी कहां 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 कहां, जैसे कैस्यू हो गए, मतलब काजू हो गया, जहां काजू यहां खूब उगाया जाएगा, काजू खा तो गर्मी तो लगती है गधेड़े, इसी वजह से उसको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, तो वाली चीज है, तो काजू उगाया जाएगा ठीक तरीके से। तुम्हारी चाय हो गई, कहवा हो गया, कॉफी हो गया, सिंपल बात खत्म। याद और कैसे याद करोगे भैया, कोई तरीका ही नहीं है। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हीट को पेल के खूब गर्मी, तो गर्म वाली सारी चीजें उगाई जाएंगी, बात ही खत्म, टेंशन फ्री। तो इसी टाइप से भैया याद रखना है, और कोनो तरीका है नहीं, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल में चीजें जो उगाई जाएंगी वो सारी चीजें, तो पहले हम देख लेते हैं कि कहां पे। तो लेटराइट मतलब गर्म, जितने भी गर्म वाले एरिया हैं, खूब जहां भीषण गर्मी होती है, जैसे ये एरिया हो गया तुम्हारा, ये केरल वाला एरिया हो गया, कुछ तमिलनाडु का एरिया हो गया, ठीक है, कुछ तुम्हारा राजस्थान का एरिया हो गया, कुछ ओडिशा का एरिया हो गया, तो ये सारे के सारे एरिया में तुम्हारा कल्टीवेशन किया जाएगा, ठीक है। हिली एरिया भी कह सकते हो, जैसे कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, ठीक है, तमिलनाडु का एरिया हो गया, तो यहां पर भी ये सोइल देखने को मिलती है। किस चीज का कल्टीवेशन करेंगे, क्रॉप कौन सी होगी, टी, कॉफी, कैशू नट्स, ठीक है, यही सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा समझ में आ गई। लेड रेटाइज सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल आर मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक अ कैशू नट। देखो लिखा हुआ है कि भैया कौन सी खेती करोगे, कैशू नट की, काजू की, कहां कहां, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जहां पे खूब बारिश भी होती है, खूब परहेल की गर्मी होती है, खूब धूप होती है, तो वाली चीज है। बात समझ में आ गई, ये चीज है, ठीक है। तमिलनाडु का एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया, केरला का एरिया हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा कैशू नट्स की क्रॉपिंग करी जाती है, ठीक है। ये कैशू नट्स की इमेज आ गई भाई। क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लेटराइट सॉइल।
धड़ाम 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 लिख दो। देखो मेरी बात को फिर समझो, तुमको लेटराइट सॉइल लिखने में मुश्किल से 5 या 6 लाइन लगेंगी, मतलब 4 लाइन मान लो तुमने छोटा सा लेटराइट सॉइल डाला, उसमें 2-4 पॉइंट लिख लिए बस। अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी समझ से लिखो, तुमको याद करना है, तुमको याद रखना है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक बार चैप्टर को अगर ढंग से समझ लिया ना, तो बस उसी का 2 3 4 5 6 जितने बार रिवीजन करोगे वो पैक हो जाएगा भाई, ब्रेन में पैक हो जाएगा, तुम्हें चीजें याद रहेंगी। निमोनिक्स बनाओ, लेटराइट सॉइल में बस टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये याद रखो, बाकी तुम चीजें अपनी खुद लिख लोगे यार। जहां ज्यादा टेम्परेचर, जहां ज्यादा बारिश होती, उन एरिया को मेजर करके गर्म वाली चीजें वहां पे निकलेंगी, बात खत्म, क्या टेंशन लेना उसमें, बात समझ में आई। जैसे एरिड सॉइल्स हो गया, अब एरिड वाली सॉइल कहां देखने को मिलेंगी, जो राजस्थान का हमारा एरिया होता है वहां एरिड सॉइल देखने को मिलेगी, हालांकि वहां भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, वहां भी कल्टीवेशन हो जाता है हमारा। तो ब्राउन इन कलर होता है, जो हमारा एरिड सॉइल्स होती है वो ब्राउन इन कलर होता है। अब देख रहे हो, देखो ये एरिड सॉइल, कुछ लोग तो मिट्टी उठा करके उसी को बॉयल करके नमक भी बना लेते हैं, इतना ज्यादा सैलिनिटी होती है एरिड सॉइल में, तो वो वाली भी चीज है। ठीक है, इस टाइप से है, खूब हाई टेम्परेचर होता है भाई, देख रहे हो क्लाइमेट कैसा हो जाता है, पूरा एकदम खराब हो जाती है मिट्टी, तो वाली चीज है। देखो इस टाइप से मिट्टी हो जाती है, समझ रहे हो ना। देयर आर लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकड़ पत्थर वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे कंकड़ पत्थर आ जाता है। जरा हाँ ये बात जरा एक बार मैं समझा लेता हूँ कि सॉइल होराइजन इसका कैसे काम करता है। देखो बात को जरा समझो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत टफ वाली बात नहीं है। ये है मान लो तुम्हारा मेन चीज जहां पे आपकी क्रॉपिंग होती है, इसके नीचे एक लेयर होती है ये, ठीक, इसके नीचे एक और, ये तुम्हारी प्राइमरी सॉइल है, ठीक है, ये तुम्हारी कैसी है, प्राइमरी सॉइल है। फिर इसके नीचे का एक ये एरिया और है, एक ये वाला एरिया और है, ठीक। फिर यहां पे होती हैं रूट्स, ये क्या है, रूट्स हैं, मतलब जिस चीज का भी कल्टीवेशन किया उसके रूट्स आएंगे। फिर यहाँ पे छोटे 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 पत्थर हैं, ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं। अब क्या होता है कि जब धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है, तो यही पत्थर होने लगते हैं ब्रेक, यही क्या होने लगते हैं, ब्रेक, ठीक है। और जब ब्रेक होते हैं तो इसी से क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है, इसी से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। इसी वजह से यहां पे जो तुम्हारी मिट्टी कुछ दिनों बाद देखने को मिलती है, वो कैसी हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है, पूरी पूरी मिट्टी, मतलब सॉल्टी मिट्टी हो जाती है। कैसी मिट्टी हो जाती है, सॉल्टी मिट्टी हो जाती है। तो तुमको ये बात समझ में आई कि ये क्या कैसा क्या हो रहा होता है, समझ में आ गई होगी बात को, बहुत ज्यादा टफ बात नहीं है। तो ये जो वाली मिट्टी भी है, मतलब ये भी कल्टीवेटेड बनाई जा सकती हैं, अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करें, प्रॉपर प्रोसेस करें, तो इस वाली मिट्टियों को भी हम इरिगेशन में ला सकते हैं। जैसे वेस्टर्न राजस्थान में, राजस्थान में कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे यूज किया जाता है, वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे ये चीजें यूज की जाती हैं। भाई क्या खेती नहीं की जाती, बिल्कुल की जाती है, वहाँ पे ये सारी खेती इस तरीके से हो रही होती है, तो ये एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल्स कौन सी सॉइल होंगी, वो जो जंगलों पे पाई जाएंगी वो सारी सारी फॉरेस्ट सॉइल हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ पे खूब सारा पानी होगा, खूब सारी वर्षा होगी, वो वाली सॉइल, तो वहाँ पे सारी बनने वाली सॉइल कौन सी होंगी, फॉरेस्ट सॉइल होंगी। अच्छा, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, जो वैलीज होती हैं, ठीक है, वैली तो आप जानते ही होगे ना, जैसे जो वैली साइड्स होता है वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो दो टाइप्स होती है, जैसे लोमी और सिल्टी मिट्टी। लोमी मिट्टी किस टाइप्स होती है, इसको गादी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें गादी मतलब जिसमें सैंड भी हो, क्ले भी मिक्स हो, उस टाइप वाली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, लोमी मिट्टी। और सिल्टी मिट्टी हम जानते हैं, सिल्ट रिफर्स टू अ फाइन सैंड क्ले, बिल्कुल एकदम पतले पतले पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, सिल्ट में होते हैं, सेडिमेंट जानते हो आप वर्ड, तो वो चीज है। और अपर स्लोप जो होती हैं, यहां पे दानेदार मिट्टी मिलती है, मतलब पहाड़ के थोड़ा सा ऊपर जाओगे वहां पे ये जो मिट्टी मिलेगी, ग्रेन्ड कोर्स, मतलब दानेदार मिट्टी, कैसी मिट्टी मिलेगी, दानेदार मिट्टी मिलेगी, तो ये वाली चीज है। अब एक बात को और समझो, फॉरेस्ट सॉइल में इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, हिमालय जो है पूरा ढका हुआ है, स्नो से पूरा का पूरा ढका हुआ है, दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डिनोडेशन। डिनोडेशन बच्चों को नहीं समझ में आता क्या वर्ड है ये, क्या मतलब होता है डिनोडेशन का, डिनोडेशन का मतलब होता है, अभी मैंने बताया तो यार, कि जो हमारा हिल एरिया है या माउंटेन है, जब खूब सारी वर्षा हुई तो जो मास वेस्टिंग होती है, वेदरिंग जिसको हम बोलते हैं, इरोजन बेसिकली, ठीक है, तो जो वेदरिंग हो रही उनसे जो पार्टिकल्स गिर गिर के नीचे आ रहे होते हैं, यही डेनुडेशन है, इसी प्रोसेस को डेनुडेशन बोलते हैं। तो डिनोडेशन एंड द एसिडिक एंड द लो ह्यूमस कंटेंट, इनमें क्या होता है, बहुत छोटा, बहुत कम ह्यूमस होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमस नहीं होता, लो ह्यूमस होता है।
द सोइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पार्टिकुलरली ऑन द रिवर ट्रेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। होता क्या है, जब ये पानी यहां से गिरेगा, गॉर्ज वाला एरिया जानते होगे तुम लोग, वहां से जब पानी ऐसे आकर के रिवर बनेगी और आएगी, तो जब पानी वहां का सूख जाएगा तो एलुवियल फैंस बनेगी। मैं दिखाता हूं कैसे, समझो, मैं भी समझाता हूँ क्या क्या मामला क्या है। जैसे ये पहाड़ है और ये तुम्हारा पानी आया, अब ये पानी आ गया, पूरे में पानी भरा हुआ है। अब एक टाइम बाद पानी क्या करेगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके जब पानी क्या होगा, सूखने लगेगा। तो ये जो चीज बनती है, ये जो मिट्टी है फॉरेस्ट सॉइल की, ये कह सकते हो एज अ एलुवियल सॉइल, एलुवियम कैरीड बाय द रिवर इज अब्रप्टिवली डिपॉजिटेड हियर, कह सकते हो एलुवियल सॉइल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इसको हम बोलते हैं एलुवियल फैंस, इसको क्या बोलते हैं, एलुवियल फैंस, ठीक। और हम लोगों ने एलुवियल सॉइल में ये चीज पढ़ी भी थी। तो एलुवियल फैंस कैसे बनता है, ऐसे बनता है, फॉरेस्ट सॉइल में के अंतर्गत ही आता है, एलुवियल फैंस बोलते हैं इसको, ठीक है। इन माउंटेन्स रीजन्स रिवर्स फ्लो इन गॉर्ज, ये हमको पता ही है भाई कि जो माउंटेन्स होते हैं उनके नीचे से ऐसे ऐसे करके उनके वैलीज में रिवर बहती है, उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। ये चीज हमको पता है, पहले से पता थी ये चीज, ठीक है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, भाई जो चीज सॉइल इरोजन हो रहा है उसका कंजर्व कैसे किया जाए, तो वही वाली चीज है। चार बातें जाननी होंगी इरोजन में, चार बातें जाननी होंगी कंजर्वेशन में, बात खत्म। वही चार बातें पुरानी, वही चार बातें नई, सब वही है भैया। जो तुम लैंड डिग्रेडेशन में पढ़े हो उसी को उठा के यहां चिपकाना है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है। तो वो चीज है। द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वेसिंग डाउन इज द डिस्क्राइब्ड एज अ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन अभी हम लोग को जाना कि जब पहाड़ से मिट्टी आएगी, सॉरी मतलब पहाड़ से जब पानी आएगा तो कुछ ना कुछ पार्टिकल को नीचे लाएगा, वही क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। उन चीजों को कैसे रोका जाए, देखो सॉइल इरोजन से काफी नुकसान होता है। अभी तुमने कई सारी घटनाएं पढ़ते हो, उत्तराखंड में कई सारी घटनाएं होती हैं कि पूरा पूरा घर गिरा जा रहा है, पूरी पूरी चीजें गिरी जा रही हैं, क्यों, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क होने से सॉइल इरोजन होने लग जाता है, पूरी की पूरी मिट्टी टूट के बहने लग जाती है। क्या करोगे, अगर हम फॉरेस्टाइजेशन करें, यानी कि पेड़ कम काटें, अच्छे तरीके से पेड़ लगाएं, तो पेड़ की जो जड़ें होगी वो मिट्टी को मजबूत तरीके से पकड़ लेंगी। तो मिट्टी क्या करेगी, हटेगी नहीं, इरोजन नहीं होगा उसमें, तो मिट्टी को बहुत मजबूत तरीके से पकड़ी रहेगी। इसी वजह से बोला जाता है कि भाई पेड़ बहुत काम के हैं, उनको लगाओ, लेकिन अपने को तो घर बनाना है, विला बनाना है, बंगला बनाना है, तो क्या होगा, यही होगा फिर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन द साइमल्टेनियसली, धीरे धीरे चलता रहता है। देखो कैसे, और इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है, ठीक है, चीजों को सही रखने की जरूरत है, जो हमको रखना पड़ेगा। किन किन चीजों से सॉइल इरोजन होता है, डिफॉरेस्टाइजेशन, अभी मैंने समझाया। तुम भाई सारे पेड़ काट डालोगे, वहां इंडस्ट्रियल एरिया लगा दोगे, धरती में कुछ बचा ही नहीं, उसको पकड़ो पकड़ो, पेड़ की जो जड़ें होती पकड़ के रखती है धरती को, तो वो तुमने खराब कर दिया, मामला खराब हो गया। लैंड डिग्रेडेशन में भी हम लोगों ने यही चीज पढ़ी, सॉइल इरोजन के कंसेप्ट में यही चीज पढ़ी। तो वहां पे जो तुमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं लैंड डिग्रेडेशन में, उनको ऐसे करो सारे पॉइंट्स को, और वहां लिख लो ए, ठीक। सॉइल इरोजन पे आओ, लिख दो ए वाले ही पॉइंट, सब काम आएंगे, बात खत्म, टेंशन फ्री रहो। बात समझ में आई, डिफॉरेस्टाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा, वही चीज इंडस्ट्रियल एरिया कंस्ट्रक्शन, खूब सारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, खूब सारी माइनिंग कर रहे हो, वही चीज देखो लैंड डिग्रेडेशन में जो चीज पढ़े, जो सारे तुमने वहां पे पढ़े कि कैसे लैंड डिग्रेडेट करती है, उन सभी पॉइंट्स को ऐसे करो, वहां ए बनाओ और यहां पे लिख दो आके सॉइल इरोजन में वही सारे पॉइंट ए, बात खत्म। और जो वहां मतलब पढ़ा था कि लैंड डिग्रेडेट करने से बचाया कैसे जाए, कंजर्व कैसे की जाए, उसको बी लिखो, और यहां पे सॉइल कंजर्वेशन में बी कर दो, बात खत्म। मेरी बात को समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, वहां जो पॉइंट लिखे वही पॉइंट तो यहां भी काम आ रहे हैं ना, उन्हीं को याद करो, चार चीजें याद करनी, उसी से काम बन जाता है। वाइल नेचुरल फोर्सेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि नेचुरल ऐसे कौन कौन से फोर्सेस है, मतलब एक तो हम लोग जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई, और एक नेचुरल फोर्सेस, जो वहां नेचुरल फोर्स पड़े थे वही सारे सारे यहाँ नेचुरल फोर्स हैं। हवा का चलना, भाई हवा चलती है उससे मिट्टी में चेंजमेंट आता है, ग्लेशियर्स हो गए आपके, पानी हो गया, पानी तुमको पता ही सॉइल इरोजन खूब करता है, खूब सारा अगर पानी होगा, ठीक है। तो दीज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोयल इरोजन, कौन कौन सा, विंड, ग्लेशियर और वाटर, ठीक है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज, मतलब जब पानी बहुत ज्यादा बहता है, बहुत ज्यादा बहता है, तो वो मिट्टी के अंदर छोटी छोटी गली बना देता है, तो नीचे से मिट्टी क्या हो गई, बेकार हो गई, वहां पे एकदम साख बन गई, समझ रहे हो, खराब हो गया उतना चीज। और जब उतना पार्ट खराब हो गया तो मिट्टी क्या करेगी, एकदम झड़ाम से नीचे धंस जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि नीचे तो पानी बह रहा है पूरे में, एक वो चीज हो गई, ठीक है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, लैंड इज नोन एज बैड लैंड, जो लैंड मतलब जो लैंड ऐसी हो रखी वो कैसी, बैड लैंड की तरह गई, जो वेस्ट लैंड हमने वहां भी समझी थी, वही सारी चीजें यहाँ पे है। ये वही वाला एरिया है जो चंबल का एरिया है,
तुम्हारे मध्य प्रदेश में, उधर महाराष्ट्र साइड में, तो जो चंबल वाला एरिया है ये वही एरिया है। ठीक है, कभी कभी शीट टाइप से काटता चलता है पानी, अगर खूब ज्यादा बढ़ रहा है तो वो एकदम स्लोप बना देता है, डाउन स्लोप बन जाता है पानी में, खूब ज्यादा गहराई बन जाती है, तो वो वाली सारी चीजें, इन्हीं सारी बातों को हमको अच्छी तरीके से लिखना है, जिसको हम शीट इरोजन भी बोलते हैं। अगर शीट इरोजन पूछ ले क्या होता है, तो ये शीट इरोजन होता है। तो क्या करना चाहिए भाई, प्लगिंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। जैसे जैसे हमको, अगर इस तरीके से हम कल्टीवेशन करेंगे, इस तरीके से कल्टीवेशन करेंगे, तो सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है, और जो पानी का फ्लो है उसको अलग अलग तरीके से रोका जा सकता है, अगर इस तरीके से कल्टीवेशन करेंगे तो वाली चीज है। इसको हम काउंटर प्लगिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस मतलब इस टाइप के कल्टीवेशन को या इस टाइप की फार्मिंग को हम ये चीज बोलते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग ट्रेसेस। अगर हम जैसे नहीं टेरेस गार्डनिंग बोलते हैं, तो अगर हम उस टाइप से भी करेंगे तो भी हम सॉइल को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन वाले पॉइंट में 2-4 पॉइंट बढ़ा लेना। ठीक है, इनसे भी सॉइल कंजर्व की जा सकती है। ट्रेसेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन, वही चीज है कि भाई ये इरोजन से बचा लेते हैं। अगर इस टाइप से, मतलब परत दर परत अगर आप हम टेरेस फार्मिंग कर रहे हो, तो उनसे भी चीजों को बचाया जा सकता है। तो भी चीज हो गई। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, अगर स्ट्रिप क्रॉपिंग कर रखी, मतलब तुमने एक सीध सीध में सारी खेती कर रखी इस टाइप से, तो ये भी सॉइल इरोजन को बचाने में काफी काम आता है। ठीक है, अगर इस तरीके से खेती कर रखी तो स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स में बांट दिया, वो भी काम आएगा, वो भी तुम्हारा बचाने के लिए काम आता है। तो वो सारी बात हो गई। शेल्टर बेड्स, वहां भी शेल्टर बेड्स पड़ी थी, यहाँ भी शेल्टर बेड्स का आ रहा है। अगर हम शेल्टर बेड्स में फार्मिंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो वो भी हमको काम आ जाता है, वो भी सॉइल इरोजन बचाने का काम आता है। तो जो जो चीजें वहां पड़ी हैं वही सारी यहाँ पड़नी। ये शेल्टर बेड्स का एग्जाम्पल है, जो ये पत्तियां इस टाइप से, ये उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब जो मतलब जो वहां पड़ा है वही डिट्टो सेम यहाँ कुछ नया नहीं है। डिस्क्राइब द स्टेप्स विच कुड बी टेकन कंट्रोल एंड लैंड डिग्रेडेशन। भाई लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बचाया जा सकता है, वही वाली सारी बातें, शेल्टर बेड्स लगाओ, ये करो, अफोरेस्टाइजेशन करो, टेरेस फार्मिंग करो। और वही अगर यहाँ पे सॉइल इरोजन की बात आएगी, तो फिर वही बात, मतलब बात एक ही है। बात समझ गए ना, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के क्या बनाया जा सकता है वो तुमको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बस ये सारी बातें। ठीक है, चैप्टर हो गया द एंड, कुछ बच्चे हैं क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। एमसीक्यू प्रैक्टिस देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसोर्स शुड बी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली या सोशली। अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इकोनॉमिकली फीजिबल, ना कि पॉलिटिकली, कल्चरली या सोशली। ठीक है, तो रिसोर्स इकोनॉमिकली भी फीजिबल हो सकता है, कल्चरली भी फीजिबल हो सकता है, तो दोनों पॉइंट सही है। तो ए को या बी को किसी एक को टिक कर लो, तो ए वाला पॉइंट सही है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये किसमें थे, नेशनल, कम्युनिटी, इंडिविजुअल, किसमें थे, ओनरशिप में। तो ओनरशिप वाला आंसर सही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, विलेज ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एटसेट्रा। अरे ये सारी चीजें कहां पे थी, किस वाले में थी, विलेज वगैरह, ये तुम्हारा कम्युनिटी में थी। बरियल ग्राउंड्स वगैरह इन सब चीजों का यूज कितने लोग कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटी कर सकती है, तो कम्युनिटी हो गया आंसर। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, किसमें था, इंटरनेशनल में था। कि भाई 200 नॉटिकल बाहर के जितने भी रिसोर्स है वहां पे किसका काम चलेगा, वहां इंटरनेशनल का काम चलेगा, तो वो वाली बातें हो गई। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड फुल्ली आर रिसोर्सेज, मतलब पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक या रिजर्व। वो रिजर्व, वो जिनको हमने ढूंढा तो है, बट हम उनको कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाए अभी तक की, तो वो क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल वाले। ठीक है, कि भाई पोटेंशियल तो है लेकिन हम चीजें यूज नहीं करना जानते हैं। तो ये एक टाइप से क्वेश्चन हो गए। थोड़े थोड़े और क्वेश्चन, लैंड अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस आर ट्वाइस इन अबाउट, मतलब जो हमने फैलो लैंड्स हम लोगों ने पढ़ी थी, उस फैलो लैंड्स में दूसरी वाली जो फैलो लैंड थी, मतलब 1 to 5 ईयर्स वाली, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो 1 to 5, मतलब ये जो एमसीक्यू मैंने बनाए हैं उस बेसिस पे हैं कि आपने अभी तक जो पूरा लेक्चर देखा, क्या वो आपको तैयार हुआ, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, अभी वही पढ़ा। ठीक है, द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड द कैल्साइट एंड द सोप स्टोन सिरेमिक इंडस्ट्री, तो ये सारी चीजें किस पत्थर से निकल रही थी, लाइम स्टोन वाले से, CSU3, तो लाइम स्टोन उसका आंसर हो जाएगा। इन मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा डिफोरेस्टाइजेशन ड्यू टू have caused सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन उस एरिया में किस चीज से हो रहा था, तो ऑप्शन देखो, माइनिंग, विंड, वाटर और यूजन, तो फिर माइनिंग इज सबसे राइट आंसर है, और कुछ हो ही नहीं सकता, तो माइनिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बट लैंड यूज डेटा, अरे कितना है यार, 93%, इतनी देर से पढ़ते चले आए स्टार्टिंग से, तो 93%, ये वो चीज चेक हो रही है
कि आपको तैयार कितना है। रेड सॉइल डेवलप रेड सॉइल कहाँ डेवलप होती है, तो जो क्रिस्टलाइन इग्नेस वाला एरिया था वहां पे डेवलप होती है। सॉइल इज रेड इन कलर, रेड एंड येलो वाली, रेड एंड येलो आंसर हो जाएगा, ठीक है। द ब्लैक सॉइल डेवलप्स क्रैक्स ड्यूरिंग द, मतलब ब्लैक सॉइल में कब क्रैक्स बन जाते हैं, तो जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, समर वाले रीजन में, समर आंसर हो जाएगा। ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ, ब्लैक सॉइल किस चीज से बनती है, ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, तो ऑप्शन दिखाओ, सैंड, सिल्ट, क्ले, स्टोन, तो क्ले, क्ले वाली मिट्टी से बन रही होती है, ठीक है, तो वो चीज है। और स्टोन वाले से तुमको कौन सी मिट्टी पता ही है, वो वाली चीज हो गई। सॉइल इज ब्लैक इन कलर, तो ब्लैक इन कलर कौन सी सॉइल होगी, कहाँ गया कहाँ गया, ब्लैक, ब्लैक वाली ही, ब्लैक सॉइल जो होती है वही ब्लैक इन कलर होगी, तो क्या ही क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है। ठीक, बस ये लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। द कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून, सैंड ड्यून्स मतलब वही जो मैंने बताया था कि जो रेत वाली सारी चीजें आ रही होती उनको कैसे रोका गया था, तो शेल्टर बेल्ट्स लगाई गई थी वहां पे, बहुत बड़ी ऐसे करके शेल्टर बेल्ट्स लगा दो, वो सारी चीजें उन रेत को क्या करेंगे, रोक लेंगी, तो ये चीज हम लोगों ने वहां पढ़ा था, शेल्टर बेल्ट्स इज द राइट आंसर। सोयल इरोजन इज आल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ, डिफेक्टिव मेथड पूछा है, क्या होगा क्या होगा, डिफेक्टिव मेथड मतलब क्वेश्चन पहले तो ये समझ में आया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। सोयल इरोजन इज आल्सो कॉल्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ ग्रोइंग, फार्मिंग, सोइंग, रीपिंग, तो ये फार्मिंग वाला हो जाएगा आंसर सही, फार्मिंग इज द राइट आंसर। सम टाइम वाटर फ्लोज एज अ ओवर लार्ज एरिया डाउन एज अ स्लोप, तो गली, शीट या रेल, तो यहाँ पे क्या मतलब स्लोप किस में बनी थी, जब शीट इरोजन हुआ था, तो शीट इज द राइट आंसर, शीट वाले में हो जाएगा। डैश आर फॉर्म ड्यू टू द वाटर इरोजन, वाटर इरोजन से क्या होगा, शीट भी बनेगी, गलीज भी बनेगी, माउंटेन्स भी बनेगा, तो शीट्स और गलीज दोनों सही, दोनों आंसर सही है, लेकिन अंदर अंदर क्या बनता है, गली बनती है, तो गली वाला ज्यादा, मतलब इस वाले का शीट ज्यादा अप्रोप्रिएट, इस वाले का गली ज्यादा अप्रोप्रिएट। द प्रोसेस ऑफ सॉइल डैश एंड इरोजन ऑन द साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन, सिंपल, ठीक है, कि फॉर्मेशन जैसे 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 करते जाते हैं वैसे वैसे होता जाता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हुए, वीडियो खत्म हुआ, ठीक है। करना क्या है, अच्छे से तुमने नोट्स प्रिपेयर कर ली होगी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, जब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैप्टर का, मैं मान के चल रहा हूं तुमने 10 से, नहीं 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 5 या मतलब 2 या 3 पेज ही बने होंगे नोट्स में, अगर तुमने बहुत शॉर्ट लिखा अच्छी तरीके से, 2-3 पेज की शॉर्ट नोट्स बन गई। इसको 10 से 15 बार केवल एक बार देखते रहना, बार बार, उसमें तुम्हारा 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छे से तुमने देखा, अच्छे से एक बार उसको रीड किया, मैं फिर लगभग 5-10-15-20 दिन के बाद में एक वीडियो डालूंगा जो कि 20 मिनट में ये पूरा चैप्टर करा दूंगा, या फिर 10 मिनट के अंदर ये पूरा पूरा चैप्टर करा दूंगा। वैसे तुम लोग खुद भी कर लोगे, जो काम की बातें होंगी, काम का डेटा होगा, वो और मैं ला करके दे दूंगा, काम बन जाएगा। सेकेंडरी चीज, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो भी तुम्हारे पास हो, ऑल इन वन, ओसवाल, वत्सल, जो भी तुम्हारे पास बुक हो उसको उठाओ, उठाने के बाद में देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, उनको करना शुरू करो। केस बेस्ड क्वेश्चन देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखो, वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करने के बाद देखो कितने लग पा रहे हैं, कितने नहीं लग पा रहे। बाकी मैं क्वेश्चन लेकर के सीरीज लेकर के आने वाला हूं, उसको कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो तुम लोगों का क्या काम है, समझ में आया तुरंत के तुरंत शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी, राइट नाउ, जाना नहीं है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फिर आगे बढ़ना है, और जो भी चीज नहीं समझ में आई है, जो भी अच्छा लगा बुरा लगा, जो कुछ भी चीज है उसको कमेंट करो और बताओ नेक्स्ट चीज किस चीज पे क्या चाहिए तुमको। ओके, बाय बाय।